kind of life that you had lived for around for those 5 6 months for would be you would remember for the lifetime. So what was your preparation plan like, and how guys, how many hours you were able to put in, and how for each of the those sections you had put in your strategies and all. I wanted to basically understand a bit about those. You want to go first, or we can Sure, both share one by one? sure. हाँ, ठीक है. So plan is a lot dependent on when you start, है ना? I remember starting very late. I planned giving CAT in September. August 24th was the date when I got enrolled with my career. तो मेरा प्लान थोड़ा रिगरस था बिकॉज AI न्यू की टाइम बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है. बी बहुत कुछ था करने के लिए एंड आई हैड नॉट इवन स्टार्टेड बिफोर दैट, है ना. आई वॉज कम्प्लीटली, उससे पहले मेरे दिमाग में नहीं आया था कि मुझे MBA करनी भी है. I was more inclined towards MTech, GATE, MS, abroad, whatever, right? So that was something from where I came to MBA. So a lot will depend on the time when you start. Regarding number of hours, यार अगर तुम एक working professional हो तो I would seriously recommend putting in 2 to 3 hours every day. अगर आप working professional नहीं हो तो I would recommend you to put 4 to 5 hours per day. Again, that is very dependent on बंदा. For me, VRC was a problem. Quant and DILR, I knew that okay, I will be able to do it on the D day. एंड एग्जैक्टली यही चीज़ रिजल्ट्स में भी है, ठीक है. तो आइडेंटिफाई योर सेक्शन. पहला 1 महीना तो टेक ऑन आइडेंटिफाइंग यू योर सेल्फ कि आप कौन हो, ठीक है. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, कहाँ पे ज़्यादा इनपुट देना है, कहाँ पे नहीं देना. टेक हेल्प फ्रॉम योर मेंटोर. शो हिम और हर व्हाट यू हैव डन इन द टेस्ट सीरीज. वो आपको और गाइड करेगा कि यहाँ पे यू आर गोइंग रॉन्ग, टाइमिंग में दिक्कत है, किसी पर्टिकुलर यू नो DILR में दिक्कत है या LR में दिक्कत है, DI में नहीं है, या व्हाट इज द काइंड ऑफ सेट, ठीक है. एक बार वो आइडेंटिफाई कर लो 1 महीने में. एटलीस्ट गिव 2 to 3 टेस्ट, आपको पता लग जाएगा, ठीक है. इवन व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग आपको एक हिंट मिल जाता है, ठीक है. देन यू नो हाउ टू फोकस योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कि अगर आपको पता है DILR में आपके कम आ रहे हैं तो यू नो दैट DILR इज योर पेन पॉइंट. इन्वेस्ट थोड़ा सा टाइम इन दैट. बट आई वुड रिकमेंड नॉट गोइंग ऑल इन वन सेक्शन. मेरा ना बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जैसे मेरे को VRC पसंद नहीं था, बट स्टिल आई यूज्ड टू मेक श्योर आई यूज्ड टू गिव 2 hours every day to VRC if I'm giving 3 to content, 3 to DILR. तो जस्ट डोंट गो ऑल इन विद वन सेक्शन, क्योंकि कैट में ना बहुत सारे 99% इसलिए फंसते हैं कि क्वांट में 99 आ गया, DILR में 74 आ गया, सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हुई. इट इज़ वेरी कॉमन. मैं इतने लोगों को जानता हूँ, आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, है ना. इवन हमारे पास ही एक रिपीटर था, लास्ट ईयर 99 परसेंटाइल थी और इस बार लास्ट ईयर 99 परसेंटाइल थी, बट कहीं पे एडमिट नहीं आया बिकॉज वर्बल में या DILR में सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी. तो जस्ट कीप अ बैलेंस्ड फोकस. ऐसा नहीं, मैं ऐसा मत करना एक सेक्शन पे गए और फिर 4 दिन वही करते रह गए. आई थिंक दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. नूर, वुड यू लाइक? So I joined in June. So I think 3rd or 4th June was my first class. और मेरा भी वही लाइक जीरो बैकग्राउंड के साथ, जीरो रिसर्च के साथ मैंने ज्वाइन किया था. बट आई न्यू फ्रॉम फ्रेंड्स की मतलब सोनी सर से ही उन्होंने प्रिपरेशन करी थी. तो शी हैड वेरी गुड फीडबैक टू गिव. तो आई वांटेड टू ज्वाइन समवेयर जहाँ पे मेरे को रिसर्च कम करनी पड़े कि कहाँ से रिसोर्सेज गैदर करने हैं, एंड लाइक एक सेट प्लान हो एंड थोड़ा पर्सनल फोकस ज्यादा हो, क्योंकि वही आई एम ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल. तो मुझे था कि यार मैं ऑलरेडी दिन में थकी होंगी, कुछ ना कुछ मैं ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होंगी, राइट. 7 8 hours ऑफ वर्क ऑन अ गुड डे, 5 6 hours ऑफ वर्क, बट ऑन अ बैड डे एटलीस्ट 8 hours ऑफ वर्क. तो मुझे उसके बाद एक्स्ट्रा मोटिवेशन इकट्ठी करने में थोड़ा एफर्ट लगेगा, ऊपर से टाइम भी है, अभी 5 6 महीने हैं. तो आई नीडेड समथिंग जहाँ पे थोड़ा मतलब जैसे वो या तो रूटीन ऐसा हो जिसमें अगर मैं रोज का रोज कवर कर रही हूँ तो दैट इज गुड इनफ, या फिर थोड़ा पीछे पड़े कि बैकलॉग क्लियर करो एंड वो सब. तो मुझे वैसा चाहिए था कि एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सटर्नल प्रेशर चाहिए. तो दैट्स वाई, एंड वो काफी हेल्प भी किया मुझे, क्योंकि जब मैं ऐसे थक जाती थी कि यार अभी हो नहीं रहा है, मैनेज नहीं हो रहा है, तो फिर एक ऐसे डेडलाइन है आपकी कि इस टाइम तक आपको सारे टेस्ट कंप्लीट करने हैं, सब कुछ करना है, तो यू विल पुश योर सेल्फ एंड डू इट. सो दैट वाज माय स्टाइल ऑफ स्टडिंग, मैं कहूंगी. तो बट एक और प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैंने जब जून में ज्वाइन किया था तो देयर वाज अ लॉट ऑफ बेसिक्स जो ऑलरेडी कवर हो चुके थे क्वांट में जैसे. तो वो सब कवर करने के लिए मुझे इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती थी, लाइक विच वाज लाइक 4 to 5. तो उसका अलग से कोर्स वर्क होता था. तो मेरे लिए बहुत ऐसे डबल इतना हेक्टिक हो जाता था कि सुबह की 5 AM वाली क्लास, 5:30 वाली, उसका कोर्स वर्क करना है. 2 बजे मेरा ऑफिस है, उससे पहले वो सारा निपटा के 2 से 11 मेरा वर्किंग आवर्स होंगे. बीच में टाइम निकाल के आई हैव टू समहाउ अटेंड दैट क्लास एंड डू द कोर्स वर्क उसका भी. तो मेरे लिए सोने का टाइम बचता नहीं था, मतलब मुश्किल से 3 4 घंटे बचते थे.
तो फर्स्ट मंथ मैंने बहुत स्ट्रगल किया था क्योंकि मैं सो नहीं पाती थी, सुबह क्लास में दिमाग नहीं चलता था, एंड फिर ऐसे लगता था मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है, मेरे से नहीं होगा ऐसा। फिर सर से बात करके आई फाइनली डिसाइडेड कि स्लीप इज माय प्रायोरिटी, 5-6 घंटे तो सोना ही है चाहे जो मर्जी छूटे। तो वही, इट्स वेरी स्पेसिफिक टू यू, इफ यू हैव टाइम तो यू विल नॉट फेस दैट प्रॉब्लम दैट आई फेस। बट वंस आई नैरोड दैट डाउन एंड वही मैथ्स वाज डिसेंट फॉर मी, तो बेसिक्स कवर करने में फिर मुझे उतना डिफिकल्टी नहीं हुई। आई वाज लाइक ठीक है छूट रहा है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, आई विल बी एबल टू मैनेज। बट इफ यू आर वीक इन मैथ्स तो मे बी दैट माइट नॉट हैव वर्क फॉर यू। तो वही, बी इन टच विद योर मेंटोर कि आपके जो भी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं वो स्ट्रेंथ्स आपकी स्ट्रांग हो रही हैं और एंड वीकनेसेस भी आपकी वीक नहीं रह रही, लाइक यू आर वर्किंग ऑन। एंड DARC was my strong section, मतलब मैं तो बचपन से I've been reading books, तो I used to enjoy that section a lot। तो मेरे लिए वो वाला चीज पे मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला, वट एवर सर रिकमेंडेड वो किया। DLR was my पेन पॉइंट, मतलब मेरे नंबर उसमें शुरू में तो आते ही नहीं थे, एंड बाद में क्या होता था, बिकॉज वही क्लास में आई यूज टू गो वेरी ऐसे स्लीप डिप्राइव्ड, तो क्लास में दिमाग नहीं चल रहा है एंड सेट नहीं हुआ, एंड वो डीमोटिवेशन, एंड बाद में क्लास के बाद सेट करने का मन नहीं करता था क्योंकि उस टाइम नहीं निकला, ऐसे लग रहा है यार मेरे से हो नहीं रहा है, मेरे को नहीं करना, मैं VRC का RC ज्यादा करूंगी। तो शुरू के 1-2 हफ्ते में मैंने ऐसे गलतियां करी, बट आफ्टर दैट यू अंडरस्टैंड राइट कि आपको करना पड़ेगा, DLR की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई तो नहीं बनेगा। फिर आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मोर, एंड मेरा स्कोर स्टेबलाइज नहीं होता था, मतलब अभी कभी वो ज्यादा आ रहा है, इनफ मोर देन इनफ आ रहा है, कभी इनफ भी नहीं आ रहा है। तो उसमें व्हाट यू डू इज, लास्ट का 1-1.5 महीना क्योंकि ये मेरा वीकनेस था, तो आई डेडिकेटेड लाइक 2-3 आवर्स एवरी सिंगल डे टू DLR सेट्स, टाइमर के साथ रोज सॉल्व कर रही हूँ। एंड उसमें लाइक व्हेन यू कवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो, वो सारे सेट्स भी एवरी सिंगल वन विद अ टाइमर, तो आप वो जब देख लेते हो ना कि ये अप्रोच हर जगह क्या लग रही है एंड कौन से टाइप के सेट्स आपकी स्ट्रेंथ है, मतलब आपको कौन सा इजीली निकल जाता है एंड करना भी आसान लगता है, वो जब आप आइडेंटिफाई करने लग जाते हो देन यू स्टार्ट मेकिंग दैट स्ट्रैटेजी फॉर योर वीक सेक्शन कि व्हाट इज डूएबल, मतलब वो पूरा सेक्शन शायद मुश्किल होगा आपके लिए बट व्हाट इज डूएबल, तो that you have to start identifying, and that's where mocks also really help in that कि आपको टाइम फ्रेम में आप वो अपनी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एंड आई थिंक स्ट्रॉन्ग सेक्शन में तो यूजुअली काफी इंट्यूटिव होता है, मेरे लिए तो काफी इंट्यूटिव था, एंड सर की भी टिप्स आल्सो हेल्प, एंड यू कैन आल्सो टॉक योर पीयर्स राइट, लाइक आपको देख रहे हैं आपके बैच में किसी का एक सेक्शन बहुत स्ट्रांग है, यू कैन टॉक टू दैट पर्सन, यू कैन अंडरस्टैंड देयर अप्रोच कि वो कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ट्राई इट आउट। तो मॉक्स तो मतलब नो क्या बोलते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन मॉक्स, मतलब एवरी सिंगल मॉक यू हैव टू गिव। एंड वन टिप आई वुड लाइक टू गिव फॉर मॉक्स, मेरा जो एक्सपीरियंस था शुरू में मैं थोड़ा डिसहार्टन होती थी अगर स्कोर अच्छे नहीं आते थे या कुछ ऊपर नीचे हुआ, बट देन आफ्टर 4-5 मॉक्स आई चेंज दैट स्टेट ऑफ माइंड, जब मैंने देखा कि मैं सेम गलती दोबारा नहीं कर रही हूँ, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ मॉक्स एज कि हर मॉक में अगर मैं 5 नए टाइप की गलतियां कर रही हूँ तो दोज आर 5 लेस मिस्टेक्स आई विल डू ऑन द एक्चुअल एग्जाम डे। तो थिंक ऑफ इट लाइक दैट, कभी डिसहार्टन होके छोड़ना मत मॉक्स, मतलब ऑलवेज थिंक कि कौन सी नई गलती है जो मैंने सीखी एंड ये दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो उस वजह से तुम्हारा फाइनल दिन में जो आपका अटेम्प्ट होगा ना बहुत एक्यूरेट होगा, दैट रियली हेल्प्स। तो ये था ऊपर से तो। Thanks a lot for your answer. एनीथिंग एल्स गाइस? I have one other question. Generally, quant में तो people maintain your concept book and all कि वो जो काम आता है final day revision के लिए. For DLR and VRC, do you guys did anything of that sort as well? BARC I did not। DLR का what I did was, जो मैं सेट्स प्रैक्टिस कर रही थी ना तो I used to solve them very neatly। एग्जाम में भी बहुत साफ से सॉल्व करती थी बिकॉज गलती हो जाती है अदरवाइज। आई यूज टू मेंटेन अ नोटबुक, उसमें एक पेज पे एक ही सेट होगा एंड प्रॉपरली सॉल्व होगा, तो एंड ऊपर सेट नंबर या जैसे भी इसमें अगर प्लेलिस्ट से सॉल्व कर रही हो तो सेट नंबर, तो दैट पेज आई विल फर्स्ट सॉल्व ऑन इट, एंड उसके बाद सोल्यूशन देख के जो भी मेरी लर्निंग्स हैं दूसरे कलर के पेन से, रेड पेन से या ग्रीन पेन से उसके ऊपर लिखो या उसके ऊपर मार्क करो, तो दैट रियली हेल्प्स व्हेन यू रिवाइज।
आप उस मतलब ये भी लिख सकते हो कि ये कौन से टाइप का सेट था और इसमें क्या अप्रोच लगी, आपने क्या गलती करी एंड क्या आपने नया सीखा, ऑल ऑफ दैट। तो दैट मेक्स इट वेरी इजी टू रिवाइज। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी ऐसे एक नोटबुक बना सकते हो। उसके ऊपर मैंने क्वांट में भी ऐसे ही किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ऊपर अलग कलर के पेन से सब कुछ लिखा था। तो वो आप रिवाइज कर रहे हो ना, ऐसे फटाफट सब रिवाइज हो जाता है। तो you basically maintained for mocks purpose DILR notebook और स्टार्टिंग से ही मेंटेन करे थे because otherwise the set would be so much कि 200-300 सेट हो जाएंगे otherwise। हाँ मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हो कि जैसे आप जो क्लास में सेट्स कर रहे हो उसकी अलग नोटबुक है, ठीक है, तो आपके जो अलग से प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी अलग नोटबुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग नोटबुक है, सो दैट थोड़ा सिस्टम ऑर्गेनाइज हो जाए। एंड उसमें आप ये भी कर सकते हो, यू कैन मेंटेन अ सिस्टम ऑफ योर्स कि कौन सा सेट रिवाइज करना है और कौन सा सेट नहीं रिवाइज करना। तो आप जब सेट सॉल्व करोगे, आप सोल्यूशन देखोगे, आपको तभी पता चल जाएगा राइट कि ये आपको आ गया समझ या आपने कर लिया था या डू यू नीड टू रिवाइज। So you can make your own system of marking and organization की ताकि आपको हेल्प हो। अलग से कॉन्सेप्ट नोटबुक डीएलआर के बनाने का मुझे कोई फायदा तो नहीं लगा था, बट क्वांट का इट डेफिनेटली हेल्प्स। तो डिड यू फील लाइक कि DILR में वो मेहनत करना बेनिफिट है बिकॉज DILR में तो बोलते हैं ना कि एवरी टाइम द सेट इज डिफरेंट इन एग्जाम, कंप्लीटली कुछ नया ही चीज आता है। आप इस तरीके से आई थिंक थिंकिंग थोड़ा बिल्ड होता है DILR में इस तरीके से सेट कर करके। बट हाँ हाँ। रिविजन रिविजन के पर्पस के लिए भी वो बहुत हेल्पफुल रहता है कि जैसे आपने अपने संग डी डे पे आपको ये बहुत हेल्पफुल रहता है कि आपको अपनी मिस्टेक्स, आई थिंक डीएलआर में जो नोट्स है ना, आपकी मिस्टेक्स रिवाइज करने में हेल्प करती है कि आपने क्या छोड़ दिया था, क्या नहीं सोचा, क्या गलती कर दी। दैट रियली हेल्प्स, बट हाँ डिफरेंट तो है। नहीं नहीं, देखो ना, डीएलआर में क्या होगा, मैं बहुत ही रैंडम उसमें बताता हूँ, जैसे हाउ आई वेंट थ्रू इज, गिनती की ना 10 या 12 गलतियां होंगी जो आप हर सेट में कर रहे होगे। सारे सेट्स अलग हैं, आई गेट दैट, हर एक का लॉजिक अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर वाला सेट है ना, तो यू ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट नंबर और द स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ दिस इज अ ट्रिक, ठीक है। अब ये सब चीज़ें तो आपको तब रियलाइज होंगी जब आप सेट सॉल्व करने स्टार्ट करोगे, ठीक है। जब इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपके पास टोटल अवेलेबल है। मैं कई बार क्या करता था, मेरे को पता था कि 5 चीज़ें हैं, 5 अननोन्स हैं। लेट्स से 5 people have different quantities and उनका sum is an odd number, right? अब मैं वो चीज़ें लिखता ही नहीं था पेज पे when I used to start, and at the end of the day मेरे को लगता है ये यार irrelevant information है, मेरे काम की तो है नहीं। ऑड नंबर तो तब आएगा जब मुझे 5 नंबर पता लगेंगे और एक मिसिंग होगा, तब मैं ऑड करूंगा, राइट? But then it doesn't go that way. You have to write that on the paper, right? तो always you start from totals, you start from bottom up और top down। गिनती की ना 10 या 12 ही चीजें हैं डीएलआर में जो आपको ये पैटर्न पता लग जाएगा। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट। हर सेट नया होगा इज फाइन, इट इज वैलिड। मे बी वहाँ पे ऑड नहीं होगा, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है प्राइम नंबर बोला होगा कि 5 के पास प्राइम है। बट नाउ दैट यू नो दैट वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम एंड व्हाट टू राइट व्हाट नॉट टू राइट, इट मेक्स योर सेट इजियर। तो वो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव करेगा। इट इज नॉट दैट वो सेम सेट आएगा, इट इज जस्ट दैट आपको ना एक मेथड अपना डेवलप करना पड़ेगा। यू डीएलआर में यू कांट जस्ट गो बाय द मेथड व्हाट समबडी सजेस्टिंग। मेरा मेथड अलग हो सकता है, उनका अलग हो सकता है, श्रेया का अलग हो सकता है, सुहानी का अलग हो सकता है, गगन आपका अलग हो सकता है, राइट? सो ना एवरीबडी कैन हैव देयर ओन मेथड्स, और सर किसी और 5वें मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हाफ ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता था जैसे सर सॉल्व कर रहे हैं उससे मैं कभी सॉल्व नहीं करता, राइट? तो आई वुड हैव सॉल्व फ्रॉम अ डिफरेंट मेथड, बट देन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रीच अपनी डेस्टिनेशन पे। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप डीएलआर की कॉपी मेंटेन करो। आप खुद के पैटर्न आइडेंटिफाई करोगे कि हाउ यू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम। डीआईएलआर इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरिंग, वेयर यू स्टार्ट, हाउ यू एंड, एंड हाउ यू बीच में आप कैसे कैसे लिंक बना रहे हो। इट्स ऑल अबाउट दैट। लोगों मुझे ने ना जब भी आपसे ज्वाइन किया था ये तो क्या आप बीआरसी श्योर स्ट्रक्चर थे? पूछना था, कैसे प्रिपेयर करते हो, क्योंकि मेरा भी बीआरसी ना फ्लक्चुएट होता है बहुत मार्क्स। कभी मतलब एंड पैराग्राफ समझ आता है तो क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। उस टाइप का है। ऑप्शंस में 2 ऑप्शन अगर चूज करते तो उसमें एक जो गलत है वही मार्क करके आऊंगी मैं। देखो, आई थिंक आई गो फर्स्ट एंड देन नूर कैन टेक अप बिकॉज वो बेटर जज है वैसे बीआरसी की, तो वो हमारी बीआरसी टॉपर है। ठीक है, नाउ आई टेल यू द स्ट्रगलिंग पॉइंट्स जो मेरे रहे हैं, ठीक है। पहला मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगलिंग पॉइंट था ऑड वन आउट्स। आई यूज टू ऑलवेज स्ट्रगल इन ऑड वन आउट, ठीक है। पैराजम्बल्स तो कभी होंगे ही नहीं, ठीक है। मतलब दो 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 तो आगे पीछे होते ही होते हैं, ठीक है। जो पैराग्राफ पढ़ने में आसान है उसके क्वेश्चंस मुश्किल हैं, जिसके क्वेश्चंस आसान है वो पढ़ने में मुश्किल है, ठीक है। अब जब मैंने 5-6 बार कोशिश करी ना, तो आई फिगर आउट अ पैटर्न कि आरसी में मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा के
मैं बहुत अच्छे से आरसी समझता था, लाइक आई यूज्ड टू गेट इनटू द आरसी क्रेजी, है ना। एक एक उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने दिमाग को भी समझा रहा हूँ कि अच्छा ऐसे भी होता है, दिस इज व्हाट इट इज, है ना। तो क्वेश्चंस बिकेम अ लिटिल सिंपलर फॉर मी, एंड आई हैड दिस इन माइंड कि मैं ऑड वन आउट ऑफ पैर जंबल टच नहीं करूंगा फर्स्ट गो में। लाइक वेन एवर आई एम गोइंग थ्रू द पेपर आई विल नॉट इवन बॉदर अबाउट दैट, क्योंकि मेरा ऐसा तो था कई मॉक्स में 4 आरसी हैं तो मैं 3 सही कर लेता था। मैं आरसी एक्यूरेसी इंप्रूव्ड क्रेजी जस्ट बिकॉज मैंने टाइम ज़्यादा देना स्टार्ट कर दिया आरसी में। तो मेरे लिए आई फिगर्ड आउट अ स्ट्रैटेजी फॉर माई सेल्फ कि मुझे आरसी में टाइम ज़्यादा देना है, ठीक है। और पैराजम्बल एंड ऑड वन आउट हुए तो हुए, नहीं हुए तो वो कभी मेरे थे ही नहीं। एंड यूल हैव टू लेट गो समथिंग। इवन क्वांट में भी मैंने सारा सिलेबस नहीं किया, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही लेट किया था ना। 2 महीने में सेम परसेंटाइल लाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, आई वॉज वेरी क्लियर, है ना। तो इट इज़ अप टू यू इफ़ यू वांट टू, लाइक इफ यू प्लान कि नहीं मुझे 99 चाहिए, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती वर्बल में, दैट इज अप टू यू। बट फॉर मी फिगरिंग आउट वेयर आई कैन स्ट्रेंथन मोर हेल्प मी अलॉट, ठीक है। तो अब मान लो आपने आरसीज में चूज कर लिया कि मुझे आरसी करना है, ठीक है। तो नाउ यू हैव 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ना भाई। एक तो वो ऑप्शन सिलेक्शन वाली जिसमें दो में से एक सही होता है। तो आई रिमेम्बर सीइंग समवन्स वीडियो ऑन यूट्यूब हु सेड दैट आरसी में कभी दो ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सही एक ही होता है, एंड इट इज 100% एक्यूरेसी दैट यू गेट। आई वॉज वेरी, उस टाइम पे समझ नहीं आई थी, बट वेंस यू स्टार्ट डूइंग इट ना, पहले महीने नहीं समझ में आएगा। वो जो दो ऑप्शंस वाले हैं ना उनको रख लो, साइड पे रख के रखो अपने पास में। वीडियो सोल्यूशन देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, कोई बात नहीं। बट डोंट काउंट इट एज अ मिस्टेक जहाँ पे यू आर वेरी फार फ्रॉम। हम लेट्स से आपको दो में दिक्कत आ रही है ना, तो आप मार्क टू ऑप्शंस कि मुझे लग रहा है ए दिस शुड बी 90%, दिस शुड बी 10% करेक्ट, ठीक है। बाकी दो तो एलिमिनेट हो गए ना। अगर तो उन दोनों में से आंसर था जो आपने एलिमिनेट कर दिया, तो यू नो दैट यू आर रॉन्ग, ठीक है। जहाँ पे जो दो कंफ्यूजिंग में से आंसर है ना, डोंट काउंट इट एज अ रॉन्ग आंसर, जस्ट कीप इट इन योर कॉन्फिडेंस कि यू कुड रीच देयर। अल्टीमेटली जब आप सेकेंड मंथ में एंटर करोगे ना, जब आपने 2-3 मॉक्स दे दिए उसके बाद, देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि वाई वॉज दैट रॉन्ग। वो धीरे धीरे ना प्रैक्टिस के साथ अपने आप आने लगेगा। यू विल स्टार्ट इवेंचुअली नैरोइंग डाउन योर ऑप्शंस, इज वॉट हेल्प्ड मी, एंड दैट इज हाउ आई सॉ इट। बाकी वी आर सी गुरु तो नूर है, तो आई थिंक शी विल बी एबल टू गेट। इसमें हाँ, ये जैसे अनमोल सेड कि यू हैव टू चूज विच फील्स मोर इजियर, कि आपको आरसी ज्यादा आसान लग रहा है, आपको वर्बल पार्ट ज्यादा आसान लग रहा है। तो मुझे हमेशा से आरसी ज्यादा मतलब कंफर्टेबल लगता था, बिकॉज वही हैबिट ऑफ रीडिंग है। तो बट उसमें क्या होता है, कई बार आप जैसे जब फुल लेंथ मॉक्स करोगे, तो कई बार ना वो आरसी में प्रॉपर ऐसे फ्लो में घुसने में टाइम लगता है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज पैराग्राफ, आपको वो पूरा फोकस करना है, राइट। तो फिर मैंने एंड में क्या स्ट्रैटेजी रखी थी कि पहले मैं पैरासमरी करती थी। आई वुड डू लाइक 1 और 2 पैरासमरी क्वेश्चंस एंड स्किम कर लिया फटाफट वर्बल सेक्शन। अगर तो लग रहा है कि अच्छा ये जो भी बेसिकली जो भी आपको क्वेश्चंस इजियर लगते हैं, अगर वो डुएबल है, तो 4-5 वर्बल के क्वेश्चंस करके यू गेट इनटू दैट फ्लो। अब आपकी रीडिंग की स्पीड एंड रीडिंग का फ्लो आपका बन चुका है, आपका फोकस बन चुका है। फिर आई वुड अटेम्प्ट ऑल दी आरसीज, मतलब ये लाइन से। अब उसमें भी व्हाट आई वुड डू इज कि आई आई सॉ समबडी स्ट्रैटेजी इसमें, कि आरसी में ना जैसे अगर 4 आरसीज हैं, तो उसमें से एक तो आरसी पक्का ऐसा होगा जो आपके इंटरेस्ट का भी होगा, ठीक है, और क्वेश्चंस भी डुएबल लग रहे हैं, आरसी थोड़ा समझ आ जाएगा या फिर थोड़ा सा एफर्ट मार के, बट क्योंकि आपके इंटरेस्ट का है, तो यू विल बी एबल टू डू दैट। जैसे मुझे फिलोसफी वाले बहुत मुश्किल लगते थे, मतलब थोड़ी ऐसे मेरी आदत नहीं थी क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से, राइट। तो ऐसे लगता था कि सेम ही बात हो रही है हर पैराग्राफ में, मतलब ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट भी है या नहीं, तो थोड़ा वियर्ड लगते थे। तो मैं फिलोसफी अगर पढ़ते ही जैसे स्किम करती थी, फर्स्ट लाइक 5-6 मिनट्स में स्किम करो सारे, देखो 10 मिनट्स लगा लो कोई बात नहीं, गो थ्रू ऑल 4 आरसीज एंड मेक अपना ना एक वो पेपर पे एक वैसे कोडिंग सिस्टम बना लो कि RC1, RC2, RC3, RC4, एंड फर्स्ट योर रेटिंग वुड बी टॉपिक, कि मतलब लाइक 1, 2, 3, मतलब 3 इज लाइक वेरी, आपका नंबर सिस्टम आपका खुद का हो सकता है, बट यू हैव टू रेट इट कि इज दिस योर फेवरेट टॉपिक है, इज दिस योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक, और टॉपिक अच्छा नहीं है, मतलब 1 और 2 बेसिकली इन दोनों में से। ये आरसी का टॉपिक हो गया। देन योर लेंथ, आरसी छोटा है या लंबा है, मतलब यूजुअली मेरे ईयर में तो यार छोटा आरसी आया ही नहीं था, सारे ही लंबे थे, मतलब मीडियम भी मुश्किल से एक था, तो वहां पे ये चीज फेल हो गई। बट जनरली एक छोटा आरसी भी होता है। देन रीडिंग डिफिकल्टी को भी आप रेट कर सकते हो, ठीक है, इट्स योर विश की वर्ड्स बड़े बड़े लग रहे हैं या मतलब इजियर है समझना। हाँ, ओ हाँ, यही सी। तो फिर और देन लास्ट वाज द क्वेश्चंस,
सो क्वेश्चंस आपके जैसे कई होते हैं, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं कि आपको डायरेक्टली पैराग्राफ में से उठा के ही आंसर करना है, तो दोज आर इजी क्वेश्चंस बिकॉज यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट अगेन। आप भूल गए तो वापस जाके फिर से देख लो कि अच्छा यहाँ पे आंसर होना चाहिए। बट कई इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं विच आर मोर डिफिकल्ट टू आंसर, वहां पे आपको कंफ्यूजन भी ज्यादा होगी, सब कुछ होगा। तो दैट इज योर फोर्थ रेटिंग कि आपके इसके क्वेश्चंस आरसी के मुश्किल हैं या आसान है, मतलब कौन से टाइप के हैं। तो ये आपने जब कॉम्बिनेशन करिए ना, आपको बहुत इजी होगा आइडेंटिफाई करना कि सबसे पहले कौन सा आरसी करना है। हो सकता है आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया वाला है उसके क्वेश्चंस मुश्किल हैं, तो उसको सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे अटेम्प्ट करो। मीडियम इंटरेस्ट वाला बट इजियर टू डू आरसी, उसको सबसे पहले करो, मतलब मेक इट अ सिस्टम। एंड देन once you do that, so when you approach an RC, make sure हर पैराग्राफ के बाद आप एक मेंटल समरी तो एटलीस्ट बना रहे हो। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, तो आप मेंटल समरी बना सकते हो। अदरवाइज जॉट डाउन अ फ्यू कीवर्ड्स ऑन योर नोटबुक या पेपर, ठीक है। शुरू में तो आई वुड रेकमेंड, अगर आपका वीक है राइट, तो वेन एवर यू प्रैक्टिस एन आरसी, मेक श्योर राइटिंग डाउन कीवर्ड्स या समरीज हर पैराग्राफ की, एवरी सिंगल पैराग्राफ। तो उसमें क्या होगा ना, आपका ऐसे दिमाग में एक क्लियर हो जाएगी, फुल्ली क्लियर हो जाएगी बात कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। एंड वंस आपका वो क्लियर हो गया ना, फिर आपका वो एक इंट्यूशन बन जाएगी। आप ऑप्शंस रीड करोगे ना, आपको लगेगा हाँ यार ये तो ये बंदा कह ही नहीं रहा था, या तो यही बंदा यही कह रहा था, मतलब यू विल स्टार्ट लीडिंग विद इंट्यूशन। एंड वंस, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो ये था, इफ यू आंसर विद इंट्यूशन राइट, तो आपका बहुत हाई चांसेस है आपका आंसर सही होगा, बिकॉज दे विल वांट टू टेस्ट यू ऑन दैट कि कितना समझ पाए आप। तो try these things out, some might work for you, some might not, but हाँ, जैसे अगर आपको concentration का problem है तो do a few verbal questions first and then go to RCs। फिर RCs में ऐसा सिस्टम बनाओ, चूज वैसा करो। एंड एक आरसी अगर लग रहा है ना यार ये तो मुश्किल भी लग रहा है, इसके क्वेश्चंस भी मुश्किल हैं, पढ़ना भी टॉपिक, छोड़ दो उसको, वर्बल पे जाओ, एंड में टाइम बचेगा तो आराम से पढ़ लो। तो ट्राई आउट अ फ्यू थिंग्स, दैट शुड हेल्प। मैंने आपको चैट पे टाइप कर दिया, तो इट्स अ बॉक्स, इट्स अ ग्रिड, R1 R2 R3 लेफ्ट पे, टॉपिक लेंथ क्वेश्चन लैंग्वेज, आप बस टिक करते जाओ। एक बार पढ़ो फटा, इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स मेरे हिसाब से, इट टेक्स 5 मिनट्स। आप आरसी बाय आरसी जाओ, टिक कर लो, जहाँ पे मैक्सिमम स्कोर आता है उससे पहले अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। अगेन जस्ट अ स्ट्रैटेजी चेंज, जैसे वो वर्बल पे चली जाती थी, मेरे को पता था मैं अगर वर्बल पे गया पहले पढ़ने के लिए तो मैं वैसे ही डीमोटिवेटेड होऊंगा। तो जो इंस्ट्रक्शंस आती है ना पहले, बिल्कुल पूरी, जब हम एग्जाम स्टार्ट करते से पहले इंस्ट्रक्शंस आती हैं 10-15 पॉइंट्स, आई यूज्ड टू रीड इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, ईच एंड एवरी वर्ड, जस्ट टू गेट इन द रीडिंग स्पीड। तो बिफोर गोइंग टू द फर्स्ट सेक्शन इटसेल्फ, जब आप एग्जाम स्टार्ट करोगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस का एक पेज मिलता है ना, जिसमें लिखा होता है कि ब्लू मतलब मार्क फॉर रीडिंग, मार्क फॉर रिव्यू, मूव अहेड वगैरह वगैरह। आई यूज्ड टू रीड दैट थॉरली। एक बार वो पढ़ लेता था तो आई यूज्ड टू गेट इन द रीडिंग स्पीड, और फिर मैं आरसी पे चला था, बिकॉज मुझे वर्बल पे जाना बहुत डॉन्टिंग लगता था, ठीक है। आरसी कर लोगे तो पैरा समरी साथ साथ हो जाती है मेरे हिसाब से, बिकॉज इट इज वन एंड द सेम थिंग, जस्ट एक शक्ल चेंज कर दिया है, एक ही बात है ना। तो दोनों ट्विन भाई बहन है। ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल फोकस ऑन वोकेबलरी, विच आई डोंट, विच आई डिड नॉट, और विच आई डोंट। अगेन इसमें कोई गलत सही नहीं है। आई जस्ट, मेरे को ऐसा लगता था कि जब कोई भी एग्जाम है जैसे कैट का है, वट एवर यू आर गोइंग टू बिकम मैनेजर्स, यू डोंट नीड टू नो ईच एंड एवरी वर्ड, बट जब वो एक सेंटेंस में यूज हो जाता है ना, यू नीड टू नो हाउ और वाई एज इट हैज बीन यूज्ड, ठीक है। मेरे को वो फिगर आउट करना है, मुझे वर्ड का मतलब नहीं पता होगा चलेगा, मेरे लिए वो कैब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वेन एवर आई यूज टू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड ना, मैं वहाँ पे अपना इंट्यूशन लिख लेता था कि इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है। अगर मुझे नहीं भी पता होता, मैं बिल्कुल ही ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ मुझे वर्ड नहीं पता, मैं क्या समझता इस वर्ड को पढ़ के, क्योंकि ना आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा यू गेट 100% ऑफ वोकेबलरी। कैट में हमेशा कोई नया वर्ड आएगा और आप वहाँ फंसोगे। इफ़ यू आर वेरी यूज टू बेटिंग ऑन वोकेबलरी ना, कि मैं नए वर्ड सीखूंगा अगले, और अगले आरसी में तो मेरा पूरा हो जाएगा, वो कभी नहीं होने वाला, बिकॉज वोकेबलरी इज नेवर एंडिंग। डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू वोकेबलरी। हमेशा क्या करो, उसके ऊपर ना अपनी इंट्यूशन लिख लो, क्योंकि वही सेम वर्ड कहीं और यूज हो सकता है, उसका कोई और मतलब हो सकता है, ठीक है। तो आई डिड नॉट फोकस अ लॉट ऑन वोकेबलरी, बट आई यूज टू फोकस ऑन व्हाट दैट कुड मीन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, वो वहां पे लिख लेता था। और फिर एट द एंड ऑफ द डे ना एक समरी तो, आप किसी के साथ भी करोगे, सोनी सर के साथ भी करोगे, तो ही एक्सप्लेन इट टू यू ना, वो आरसी क्या कहना चाह रहा है हिंदी में, ही टेल यू व्हाट दैट मीन्स। वहां पे यू विल जस्टिफाई दैट कि हाँ जो मैंने लिखा था वही कहना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा गलत चला गया यहाँ पे, इट्स जस्ट दैट, ठीक है। आई थिंक दिस इज व्हाट आप व्हाट लोगों में किसी ने भी सेकेंड अटेम्प्ट दिया या फिर आपका फर्स्ट में ही क्लियर हो गया? मेरा तो फर्स्ट था। मेरा आई नो पीपल हैव गिवन फोर्थ अटेम्प्ट एंड एट्थ अटेम्प्ट आल्सो, बट देन मेरा तो फर्स्ट ही था।
बट देते हैं लोग, आपको नो डाउट। आप दोनों को एवरेज कितना टाइम लगता था कार सी में, जैसे कि बिकॉज आप बोल रहे हो कि 40 मिनट्स में यू 5 मिनट्स आप पहले डेडिकेट भी कर रहे हो स्किम करने के लिए, तो फिर उस समय टाइम भी वो भी मैनेजमेंट कैसे करते थे कैसे कर वो सारे 40 सेक्शन 40 मिनट्स में? का, वो 40 मिनट्स बहुत कम रहता है वैसे आरसी में जैसे जनरली तो। एक तो यार फर्स्टली मतलब सर ने आप लोग को वो दी होगी राइट नॉवेल लिस्ट, तो आप लोग के पास अभी टाइम है। मतलब मेरी तो बहुत, आई वुड हाईली हाईली रेकमेंड गो थ्रू एवरी सिंगल बुक, सारी पढ़ दो, क्योंकि उससे ना आपकी रीडिंग स्पीड Noor, डेवलप Noor, होगी। Noor, excuse me. Noor, हाँ जी actually, मैम। na Gagan, Shreyansh, so 1 year enrolled student. So Anuradha is ओके yet to join, okay? And with ओके मैम। Ritesh also. So ओके they doesn't know about the novel system. So you can ओके ओके elaborate the same. You can elaborate the same, dear, to both of ओके you. ओके श्योर श्योर। सो व्हेन यू जॉइन राइट, लाइक आप तीनों को पता होगा अनुराधा, सो सर आपको, सर ही गिव यू क्या बोलो सेट ऑफ रिसोर्सेज। तो वर्बल में व्हाट द सिस्टम इज कि आपको रोज एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड यू हैव टू रीड ऑल द आर्टिकल्स, लाइक 3 आर्टिकल्स आते हैं बीच में एडिटोरियल में, तो आपको रोज वो पढ़ने हैं। यू हैव टू मेंटेन अ न्यूज़पेपर कॉपी, यू हैव टू हाईलाइट ऑल द वर्ड्स या न्यू, क्या बोलो, न्यू वर्ड्स दैट यू केम अक्रॉस, आपने क्या मीनिंग उनका समझा एंड एवरीथिंग राइट, वो आपकी डेली मेंटेन होगी। वो होगा, एंड साथ में यू ऑल्सो गेट अ लिस्ट ऑफ नॉवेल्स। तो द नॉवेल स्टार्ट फ्रॉम लाइक लेसर डिफिकल्टी, एंड धीरे धीरे वो डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा आपका नॉवेल्स का। तो उसमें क्या होगा, आपका मल्टी कंटेक्सचुअल रीडिंग हैबिट डेवलप होगा, लाइक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड पैसेजेस या जो भी टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, कोई पॉलिटिकल होगा, कोई फिलोसफिकल होगा, कोई साइंटिफिक होगा, कुछ ना कुछ होगा, एवरी सिंगल थिंग। तो आप उससे ना, आप जैसे कोई नया आरसी आया, आपको स्विच करने में टाइम नहीं लगेगा कि अरे अभी तो मैं ये पढ़ रहा था, अभी मैं स्विच कर रहा हूँ। इट विल बिकम सो स्मूथ, सो एफर्टलेस, एंड आपकी रीडिंग स्पीड डेवलप होगी। दैट इज वेयर द 40 मिनट्स कम इन। तो आप उस 40 मिनट्स का सबसे जैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो उस 40 मिनट्स का आउटपुट, अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है। तो फॉर मी, मेरी तो काफी सही स्पीड थी, तो मेरा रीडिंग पार्ट आरसी का 3 to 4 मिनट्स में हो जाता था। मतलब मेरे वाले कैट में तो बहुत डिफरेंट हुआ, मतलब बहुत मुश्किल था। तो दैट थ्रू मी ऑफ थोड़ा सा, तो मैंने ऐसे टाइम डेडिकेट किया हुआ था कि लास्ट के 30 सेकेंड, एवरी सेक्शन में लास्ट के 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट आई यूज टू टेक फॉर ऐसे स्विचिंग मोड्स। तो वो मेरे को रियली हेल्प किया, क्योंकि मेरा वर्बल एज एक्सपेक्टेड नहीं गया था, उतने कॉन्फिडेंस से मैंने वर्बल एंड नहीं किया था। तो दैट रियली हेल्प्स। बट अदरवाइज इन अ नॉर्मल सिनारियो मेरे को 3 to 4 मिनट्स लगते थे रीड करने में, एंड देन क्वेश्चंस करने में, जैसे जिस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा आंसर करने में लग रहा है, उसको मैं पार्क कर दूंगी कि ये बाद में करूंगी, ये इसमें ये ट्रिकी है, फॉर वट एवर रीजन नहीं हो रहा है, फंसना नहीं है इसमें। तो मतलब 6 to 7 मिनट्स में आई यूज टू गेट डन विद दी आरसी प्लस क्वेश्चन, मेरा ऐसा होता था। तो उसमें क्या होता था कि ये कंस्ट्रेंट मैं इजी आरसी पे तो रखती थी, ताकि अगर कोई आरसी थोड़ा मुश्किल है एंड मुझे स्कोर मैक्सिमाइज करना है, तो उसमें थोड़ा अगर मैं 10 मिनट्स भी कर रही हूँ तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो मेरा तो फुल अटेम्प्ट करने का टारगेट रहता था वीएआरसी में। बट वही आई वुड से कि अपनी स्पीड इंप्रूव करो, मतलब दैट इज द मेजर पॉइंट। तो जैसे उनका तो फुल अटेम्प्ट करने का वो है, मेरा कभी से वो रहा नहीं। आई न्यू कि नहीं हो पाएगा पूरा। तो वेरी रियलिस्टिकली 5 मिनट मैंने डिसाइड करने में लगा दिए। आई जस्ट गिव यू अ ब्रेकअप जो मेरा मोस्टली रहता था। ठीक है। पीपल यूज टू सॉल्व आरसीज इन 6 मिनट्स। सर भी आपको कोशिश करवाएंगे 4 मिनट में रीडिंग, 2 मिनट में क्वेश्चंस, या 3 मिनट में रीडिंग, 4 मिनट में क्वेश्चंस। आई यूज टू टेक 8 मिनट्स, 8 to 9 मिनट्स बहुत आराम से। चारों आरसी करने का मेरा कभी टारगेट था नहीं। फोर्थ आरसी आई वुड गो जब मेरे बाकी पेपर में मुझे पता है मैं कुछ नहीं स्कोर कर सकता। बिकॉज आई न्यू आरसी में मैं 3 में से 2 तो सही कर ही दूंगा, इवन ऑन अ वर्स्ट डे। 3 हो जाएगा तो 3 यूज टू बी माई नॉर्मल एवरेज। 4 में से 3 क्वेश्चन नॉर्मली होते थे। 4 में से 4 क्वेश्चन उन आरसी के होते थे जो ईजी होते थे। 4 में से 2 तो होते ही होते थे सही। ये एक मेरा नॉर्मल एवरेज था। ठीक है। तो 8 मिनट्स इंटू 3 आरसीज, तो 24 मिनट मोस्टली मेरे आरसीज में निकल जाते थे। बाकी जितने मिनट बच जाते थे, 10-11 मिनट, दैट आई यूज टू स्पेंड ऑन वर्बल वाला पार्ट, जितना मैं कर सकता हूँ। तो उसमें से मोस्टली 5 मिनट पैरा समरी में जाते थे, और बाकी पैरा जम्बल्स, क्योंकि उस टाइम पे पैरा जम्बल्स में तो हमारी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो अगर एक आधा सही निकल गया तो निकल गया, बट उसमें पेन नहीं लिया कभी मैंने कि अगर एक आधा छूट भी गया तो इट इज़ गुड टू गो। तो दैट इज हाउ आई यूज टू स्ट्रक्चर इट। अगेन, इट माइट वेरी पर्सन टू पर्सन, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अ लॉट ऑफ, अब होता क्या है, मैं आपको एक रियल सिनेरियो बता देता हूँ एग्जाम में जाके, मे बी कोई शेयर ना करे। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, नूर वेयर वाज योर एग्जाम?
हमारा तो इधर था। बठिंडा। अच्छा ओके। तो जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो क्या होता है, जब एग्जाम स्टार्ट होता है ना बहुत डिस्टरबेंस होती है। पहले पहले अनाउंसमेंट चल रही होती हैं, प्लीज टर्न ऑन योर माइक, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। कई कई लोग स्टार्ट नहीं करते हैं तो उनका रोल नंबर अनाउंस होता है, सबको सुनाई देगा पूरा एकदम पब्लिकली, दिस रोल नंबर इज नॉट अटेड योर टेस्ट प्लीज। अब उसमें अगर आपने आरसी स्टार्ट कर दिया ना, तो अब आपको आरसी के बीच में लिंक टूट जाता है। तो अ लॉट ऑफ पीपल डू रेकमेंड कि आप स्टार्ट वहां से कर लो, पहले 5 मिनट में सारा एग्जाम हॉल सेटल हो जाता है, उसके बाद मूव टू आरसीज। ठीक है, जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस, क्योंकि ये हो सकता है। हमारे टाइम पे तो बहुत ही गंदा हुआ था, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 7 मिनट्स इतना नॉइज पोल्यूशन था पूरे एनवायरनमेंट में। ये प्लीज अपना माइक ऑन कर लें, ये इन्विजिलेटर यहाँ पे रिपोर्ट करें, वो वहाँ पे रिपोर्ट करें, दे डोंट केयर कि एग्जाम चल रहा है नहीं चल रहा, दे विल जस्ट कीप शाउटिंग। तो वो दिक्कत आ सकती है आपके एग्जाम सेंटर पे। चंडीगढ़ का है कोई? तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम तेजस वेजस में कहीं होता है आसपास में, तो वहाँ पे दिक्कत रहती रहती है। ठीक है, तो इट्स वेरी एग्जाम हॉल, इट्स अ वेरी, क्या बोलूँ मैं उसको, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको वहीं पे फिगर आउट करनी पड़ सकती है। तो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि मैं पहले ये करना चाहता हूँ या पहले वो, जस्ट बी फ्लेक्सिबल कि मेरे को अगर उस टाइम पे लगा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही है तो मैं आरसी थोड़ा लेट भी स्टार्ट करूँ तो चलेगा। फ्लेक्सिबल उसमें भी रहो, मतलब पूरी अप्रोच होनी चाहिए आपकी। कोई सेक्शन आपका एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मुश्किल या ज्यादा आसान आ गया तो आपकी स्ट्रैटेजी चेंज होनी चाहिए आप, क्योंकि दैट इज वेयर हर सेक्शन में मेरा तो ये रिकमेंडेशन होगा, टेक 5 to 10 minutes टू गो थ्रू एवरी सिंगल क्वेश्चन, ताकि आपको पेपर का लेवल पता लग जाए। ऐसा नहीं हो कि आपने सोचा था कि यार 9 क्वेश्चन करना वुड बी इनफ, पर पेपर आसान आ गया, आपने तो 9 ही टारगेट किया था, आपने सारा टाइम 9 क्वेश्चंस को दे दिया, एंड यू शुड हैव स्कोर्ड लाइक 12 मोर, लाइक मतलब 12 या 13 क्वेश्चंस करने चाहिए थे फॉर द सेम परसेंटाइल। तो वो मेक श्योर कि यू आर चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द एग्जाम। वो 9 9 9 6 6 6 वाली स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो, आई टेल यू इट डजंट वर्क हमारे पेपर टाइम। की बात करें ना, उसमें तो सॉरी। हर सब्जेक्ट में टाइम लिमिट रहती है ना। हाँ जी, मेन पेपर में तो हर सब्जेक्ट में टाइम लिमिट रहती है ना। बिल्कुल हाँ, रहती है, बट आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि मैंने पहले 10 मिनट में अगर 6 क्वेश्चन कर लिया तो मैं 90 परसेंटाइल पे पहुंच गया। हाँ, अगर आप हमारे वाले पेपर में, अगर आप क्वांट में देखोगे, अब सबकी ना स्ट्रैटेजी अलग होती है। कोई बच्चे क्या करते हैं क्वांट में कि मैं जी 30 का 30 अटेम्प्ट करूंगा। मैं मानता हूँ मेरी क्वांट अच्छी है, मैंने तो भी मेरा फिक्स था मैं 15 ही अटेम्प्ट करने वाला हूँ, मेरे को करने ही नहीं है सारे। आई वॉज वेरी क्लियर। तो मैंने तो वही गलती किया था, मैं सारे अटेम्प्ट करने जा रही थी। अब वही है ना, अब जैसे अगर आप कहीं पे सुनोगे कोई स्ट्रैटेजी, कोई बोलता है यार 9 9 9 क्वेश्चंस कर लो 99 आ जाती है, चलो मान लिया मैंने आ भी जाती है, इस बार की डीएलआर में नहीं आई उस हिसाब से। आप करके देखो 9 क्वेश्चंस कहीं नहीं आ रही आपकी 99। मैं बोल रहा हूँ अगर आप फिक्सेटेड माइंड से जाते हो ना, और आप खुश हो जाओगे कि भाई मेरे 9 क्वेश्चन हो गए, अब 99 आ गई, अब तो मैं बस स्कोर इंप्रूव करने की, आपकी स्पीड ना वो आपका दिमाग खुद स्लो कर देता है। तो इस चीज को इम्प्रूव कैसे करोगे आप? जब आप टेस्ट सीरीज चूज करो कोई भी देने के लिए ना, वो- देखो हर इंस्टीट्यूट ना एक माइंडसेट से टेस्ट सीरीज बनाता है। लेट्स से तुम किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, तो वो एक अच्छे माइंडसेट से टेस्ट सीरीज बनाएगा। वो ये नहीं करेगा कि मैं इजी टेस्ट सीरीज भी बना दूं, मैं मुश्किल भी बना दूं। वो वेरिएशन नहीं रखते मोस्टली। हर इंस्टीट्यूट इज नोन फॉर अ गुड टेस्ट सीरीज, एक पर्टिकुलर, जैसे आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू नेम, क्रैको इज नोन टू प्रोड्यूस वेरी डिफिकल्ट टेस्ट सीरीज इन दैट टर्म्स, है ना, कि उसमें मार्क्स नहीं आते हैं, राइट। उसका फायदा ना किसी एक एग्जाम में हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी अ यूनिवर्सल टेस्ट सीरीज दैट यू फॉलो। आपको एक ऐसी टेस्ट सीरीज चाहिए जो ना वेरी करती हो। ऐसा ना हो सारे एग्जाम्स मुश्किल हो, ऐसा ना हो सारे मॉक्स आसान हो, ऐसा ना हो कि वर्बल मुश्किल आती है तो उसकी बहुत ही मुश्किल है ना। आई कैन नेम, अगर आप किसी को कनेक्ट करना हो तो बाद में कनेक्ट कर लेना। आई विल टेल यू ईच एंड एवरी टेस्ट सीरीज कौन सी किस चीज़ के लिए अच्छी है। बट द थिंग इज, यू डू 10 टेस्ट सीरीज एट अ टाइम, ताकि आपको सबका बेनिफिट मिले, और फॉलो 1 और 2 टेस्ट सीरीज जिसमें आपको वेरिएशंस मिलती रहे। वो वेरिएशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें इजी मॉक भी उसी टेस्ट में चाहिए, डिफिकल्ट भी उसमें, ताकि मैं खुद चेंज कर पाऊँ। मेरे लिए वो कैट का एग्जाम नया नहीं होना चाहिए। हो सकता है इजी वाले में मैं सारे के सारे अटेम्प्ट करने जाऊँ क्वांट में, बट इस बार का क्वांट उतना भी आसान नहीं था कि मैं सारे अटेम्प्ट करूँ। और अगर मैं लास्ट ईयर देता होता एग्जाम, तो लास्ट ईयर तो बिल्कुल ही मुश्किल था एग्जाम, तो उसमें तो बिल्कुल ही मैं 10 11 से ऊपर नहीं जा सकता था। तो आई कांट गो विद द सेम स्ट्रैटेजी, मैं खुद को ही डिमोटिवेट नहीं कर पाऊंगा वहाँ एग्जाम में बैठ के। इसमें ना आपका पीवाईक्यूज भी हेल्प करेगा। लाइक अगर आप पीवाईक्यू को एज ए सेक्शनल दोगे ना, तो आप फिर उसके बाद यू गो टू द उस साल की परसेंटाइल स्कोर एंड परसेंटाइल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, तो वहां से आपको समझ आएगा कि ओ, लाइक मैंने ये पेपर दिया, आप पेपर दोगे आपको डिफिकल्टी का आइडिया लगेगा, राइट। तो आपको ये समझ आने लगेगा कि इस लेवल के पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आप पीवाईक्यूज तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट के 1 महीने में, तो अगर और कुछ नहीं तो पीवाईक्यूज तो आपके सारे डन होने चाहिए। एंड मेरा रिकमेंडेशन होगा कि उसको टेस्ट फॉर्म में करो, ताकि आप एक लेवल असेस कर पाओ, बिकॉज कैट के लिए वो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि कितने नंबर आने चाहिए। बिकॉज आप वो तो आप ऑल इंडिया से परसेंटाइल कंपेयर कर रहे हो ना, तो इट इज अ वेरी एक्यूरेट इंडिकेटर।
तो दैट ऑल्सो रियली हेल्प्स। ऑल्सो जब आप सोनी सर के टेस्ट दोगे ना तो ऊपर आता है कितने परसेंट बच्चों ने उसका आंसर करेक्ट मार्क किया था। हाँ, उसमें भी यू गेट एंड टू यू नो। कैन ऑल्सो फोकस ऑन दैट क्योंकि इट्स अ रिलेटिव एग्जाम ना, तो यू गेट टू नो कि बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो तुक्के मारते होंगे, आई मीन देयर आर मेनी, बट इतने भी नहीं होंगे कि वो स्क्यू कर दें उस मैट्रिक को। तो आई थिंक उस पर फोकस करना चाहिए। हम लोग बस मार्क्स देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें फोकस करोगे तो थिंग्स गेट बेटर। Similarly, DLR also like you guys decide कि 3-4 सेट करने हैं, एक आध स्किप ही होगा, या in DLR also you guys की सारी करके आने हैं? यार जब आप मैंने आपको जो बताया ना वो मैट्रिक दिखेगा, तो आपको ना एक चीज रियलाइज होगी कि पहला सेट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है DILR का। हमारा ईयर छोड़ दो, बहुत ही एक्सेप्शनल ईयर था वो, जहाँ पे सारे ही करने पड़ रहे थे या सारे आसान थे सेट्स आई वुड से। बट आज से पहले जितने भी एग्जाम्स आप एनालाइज करोगे ना, 2025 वाला स्किप कर दो ना, 2024 वाला सॉरी, तो आपको ये पता लगेगा कि DILR में सेट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि DILR इज मेंट टू वेस्ट योर टाइम। गलत सेट आया तो आपका टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो आई वुड नॉट recommend डूइंग ऑल द सेट्स एंड आई वुड नॉट इवन recommend गोइंग बाय दैट माइंड सेट ऑल्सो। हमारे टाइम पे केस बहुत डिफरेंट था, ठीक है अच्छी बात थी, बट आई इट इज हाईली अनलाइकली इट विल रिपीट। आई डाउट इट विल रिपीट, बिकॉज हमारे हमारे केस में देखो LR तो था ही नहीं मेरे हिसाब से, मोर ऑफ DI एंड आई डोंट रियली थिंक कि वो रिपीट होना चाहिए पैटर्न, एंड इट इज नॉट ऑल्सो द राइट मेट्रिक टू गेज कि कौन सा बच्चा तेज है कौन सा नहीं। आई रियली लव्ड DILR द वे इट वॉज पहले, एंड आई थिंक वही वही आएगा। तो डोंट गो विद द माइंडसेट कि मुझे चार सारे सेट करने हैं, सारे होंगे भी नहीं, होते भी नहीं है और करने भी नहीं है हमें, बिकॉज कोई पॉइंट नहीं है उस चीज़ का, है ना। तो ऑलवेज जब आप ये टेस्ट सीरीज दोगे ना सोनी सर वाली, ऊपर आपको मैट्रिक दिखेगा कितने परसेंट बच्चों ने किया है, उससे आपको सेट सिलेक्शन का पता लगेगा कि भाई मैंने तो ये सेट सिलेक्ट ही नहीं किया, 40% बच्चे तो ये सेट करके मार्क्स ले रहे हैं, मैंने कोई दूसरा सेट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो सेट सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, RC सिलेक्शन पे कम टाइम इन्वेस्ट होता है, बट सेट सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है। बिकॉज क्या होता है ना, गलत सेट सेलेक्ट करने के बाद भी आपको पता होना चाहिए व्हेन टू कम आउट ऑफ दैट सेट। एक बार घुस गए ना, बाहर आना बहुत मुश्किल है एक सेट के, बिकॉज वी आर यूज टू फाइटिंग विद अ सेट अंटिल अनलेस वी गेट द फाइनल आंसर। एग्जाम में वो अप्रोच नहीं चलती, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड द एग्जाम, है ना। तो कितना भी टाइम प्रैक्टिस कर लो, यू विल ऑलवेज फाइट विद द सेट कि मैं आप तो निकाल ही लूंगा, बट एग्जाम में यू कांट फाइट। यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू एक्सेप्ट कि नहीं हुआ सेट, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो दैट इज माई टेक। आई डोंट थिंक डूइंग कंप्लीट एग्जाम पेपर DILR में मेक सेंस। आई थिंक इफ नूर कैन ऐड ऑन। मेरा तो वैसे ही कभी भी था ही नहीं, क्योंकि मेरा तो वीक सेक्शन था, तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, मुझे तो बस 2 सेट हो जाए मैं सॉर्टेड हूँ। तो मेरा तो जेन्युइनली मॉक्स में भी टारगेट 2 सेट का होता था, 2 करने हैं और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता था, कभी कभी 2 भी नहीं होते थे। तो प्रॉब्लम वही होती थी कि मतलब मैं जैसे मॉक्स हूँ ना, आइडिया यही है मॉक्स का कि यू टेक इट एज द एक्चुअल एग्जाम, पर मैं उसको ना वैसे ले नहीं पाती थी। मैं हर बार सोचती थी कि इस बार नहीं नहीं करने गलत क्वेश्चन, इस बार ये वाला सेट मतलब नहीं हो रहा है तो छोड़ना है बीच में, एक्चुअल एग्जाम जैसा करना है। बट वो दिमाग से ना थॉट नहीं जाता था कि ये मॉक है, तो हर बार नहीं नहीं इस बार एक ट्राई करके देख लूँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखती हूँ, और वो 2 सेट नहीं होते थे, या 2 हो गए हैं तो गलत कर दिया है, कुछ ना कुछ बेसिकली खराब किया है, तो सेट गलत चूज कर लिया है। तो आई वॉज वेरी वेरी वरिड कि एक्चुअल एग्जाम में क्या होगा। बट ठीक है यार, वो एक्चुअल एग्जाम का प्रेशर होता है, उस दिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अच्छे आसान सेट चूज किए, 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन में तो छोड़ दिया, मतलब आई डोंट नो, वो D-Day वाला दिन होता है ना ऐसा कि आज कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, आज सब कुछ सही करना है, तो वो उस दिन मैनेज हो गया। बट मेरा टारगेट तो यूज टू बी 2 सेट्स, रादर सर तो बोलते थे कि अगर आपका DLR वीक है तो 20 नंबर का टारगेट लगाओ, 20 नंबर निकालने हैं आपको 20 मिनट में, उसके बाद रेस्ट ऑफ द टाइम आप देखो कि अगर जैसे वही पेपर आसान है राइट, तो आपका 20 नंबर पहले ही सिक्योर हो जाएंगे, जैसे मेरे 15 मिनट में हो गए थे 20 नंबर सिक्योर। तो उसके बाद फिर आपके पास टाइम, अब आपको पता है ये पेपर आसान है, तो और क्वेश्चंस करो, आप पूरी स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। बट वही कि सेट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप जब स्किम करोगे ना आपको वही पता लगेगा कि ये चारों सेट डुएबल लग रहे हैं, तो इस पेपर में आई नीड टू डू मोर या आई नीड टू डू लेस, ये भी ट्रिकी लग रहा है, फंस रहा हूँ मैं, वो सब। तो नेवर अटेम्प्ट द एंटायर पेपर, कभी नहीं। DLR, एग्जाम्स how much time you guys use to invest? Because DLR में तो बस ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलता, उसमें थोड़ा देखना भी पड़ता है कि ऊपर हम्म। से तो लगता है कि हो जाएगा, बट हल्का सा देखोगे तो पता चलता है कि वो नहीं हो पा रहा है। वो तो एक तो उसमें वो होता है कि जैसे अगर कोई लंबा है ना सेट, ऐसे देखने में लंबा लग रहा है, यूजुअली वो आसान होता है क्योंकि उसमें डेटा ज्यादा होता है। तो वो कभी जैसे ये सारी ऐसे थोड़ा होता है,
प्रैक्टिस करोगे तो पता लगेगा कि जनरली मैं भागती थी शुरू में, बहुत शुरू में, अरे यार ये तो लंबा लग रहा है, छोटे वाले पे जाते हैं, वो छोटे वाले में डेटा कम होता है, कुछ ना कुछ फंस जाते हो तुम किसी तरह से। तो इसीलिए प्रैक्टिस, लाइक दैट इज वेयर प्रैक्टिस कम्स इन। आपको ना कर करके सेट पता लगने लग जाएगा कि कहाँ पे अभी ये गलत फंस रहे हो आप, ये नहीं निकलेगा एंड यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। तो मतलब यू नीड टू प्रैक्टिस एंड फिगर इट आउट। मेरे लिए जैसे मेरा थोड़ा वीक था तो आई वुड गिव लाइक प्रैक्टिस में यूज टू गिव 10 मिनट्स टू एवरी सेट। 10 मिनट्स में मैं देखती थी कि किस टाइप के सेट में मैं कितना कर पा रही हूँ 10 मिनट में। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग बनने लग गई थी कि किस टाइप के सेट्स चूज करने हैं पेपर में, बिकॉज जिस टाइप को मैं सबसे ज्यादा सही कर पा रही हूँ विद इन 10 मिनट्स, तो दैट इज द सेट आई शुड गो फॉर। ठीक है, तो वो समझ आने लगेगा एक आपको। एंड फिर उसके बाद 15 मिनट्स इज द मैक्स, मतलब 10 to 15 मिनट्स इज द मैक्स फॉर अ डुएबल सेट, मतलब डुएबल जिसमें चारों क्वेश्चंस आपके निकल रहे हैं। अदरवाइज 5 मिनट में अगर आप लग रहा है कि फंस रहे हो तो निकल जाओ, मेरा तो ऐसा रहता था थोड़ा। तो बेसिकली टाइमिंग पे ना फेवरेटिज्म बहुत काम आता है यहाँ पे। जिससे पता है अरेंजमेंट का सेट है, उसमें ना मोस्टली सारा कुछ गिवन होगा, बस डायग्राम तक पहुंचना है। तो आई यूज टू ऑलवेज स्टार्ट विद सच सेट्स। मुझे नंबर से डर लगता था क्योंकि नंबर वाले सेट्स में ना बहुत लॉजिक्स होते हैं जो लग सकते हैं, जो मेरे दिमाग में आए ना आए, प्राइम नंबर आइडेंटिफाई कर पाऊँ ना कर पाऊँ, कुछ पता लगे ना लगे, है ना, पैलिंड्रोम हो, कुछ हो, कुछ भी हो, है ना। नंबर वाले सेट्स आई यूज टू ऑलवेज फियर। बिना नंबर वाले सेट्स आई यूज टू टेक अप अर्ली। ठीक है, तो अरेंजमेंट वाले सेट्स हो गए, सर्कुलर हो, कैसा भी अरेंजमेंट हो, आई न्यू कि यार इतनी प्रैक्टिस कर ली अरेंजमेंट, तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपको एक अरेंजमेंट सेट तो मिलता ही मिलता है। अगर आप 40-50 चीज़ें भी अगर आज से स्टार्ट कर रहे हो, 40 मॉक्स भी दे दो सेक्शनल प्लस मिला के, तो अरेंजमेंट तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो आपका बन ही जाता है मोस्टली, ऑलमोस्ट मोर सर्टेनली 80% से ऊपर आपका अरेंजमेंट बन जाएगा। तो मेरा ये था कि मैं ऐसे सेट्स पहले ले लूँ एंड देन नंबर वाले सेट्स बाद में ले लूँ। बाकी इट्स अप टू यू। इट इज़ मेरे को ऐसा भी लगता है इट इज आइडियली नॉट पॉसिबल दैट आई रीड ऑल द 5 सेट्स पहले एंड देन डिसाइड विच टू डू फर्स्ट, जैसा मैं आरसी में करता हूँ, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। तो यू गो बाय योर इंट्यूशन, यू गो बाय योर सेट लॉजिक, यार ये टॉपिक्स मेरे अच्छे हैं तो आई कैन गो बाय दिस, एंड देन उसके आगे मैं बाकी सेट्स के लिए तो आपको पढ़ के ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। अगेन लेंथ कैन बी वन वन मेट्रिक। क्वेश्चंस में ना कभी कभार जिन क्वेश्चंस में रेंज पूछी हो या टीटा टाइप क्वेश्चंस हो, वहाँ पे आपको पता है कि आपको आंसर निकालने में टाइम लग सकता है, बट जहाँ पे डेफिनेटिव है, जहाँ पे आपको पता है 4 ही ऑप्शंस हैं, यू कैन ऑल्सो गो बैकवर्ड्स, वो सेट जनरली मे बी थोड़े से ईजी हो बिकॉज मैं ऑप्शन से भी रिवर्क कर सकता हूँ, है ना। ऑल्सो सेट में ना टेक हेल्प ऑफ ऑप्शंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ईजी हो गया था ये, बहुत जगह काम आया मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन था, राम सीता साथ में बैठे थे, मैं टिक कर दिया, ठीक है। अब वो जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है ना, वो भी यूज करके सेकंड क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होता है। वी स्किप दैट क्वेश्चन वाली इंफॉर्मेशन, वी टेक द सेट वाली इंफॉर्मेशन पूरी। बट जो मैं ऊपर वाला क्वेश्चन टिक करके आया हूँ ना, अगर वो क्वेश्चन की भी इंफॉर्मेशन में इनकॉर्पोरेट कर लूँ तो अगला क्वेश्चन बहुत इजीली बनता है। तो टेक हेल्प ऑफ ये वाले क्वेश्चंस ऑल्सो, कि यूजिंग क्वेश्चंस हाउ टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई थिंक दैट वाज अ मेन मेट्रिक। पढ़ के जाना इज वेरी, आई वुड से इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, वहां तक नहीं जा पाएंगे। आप सारे फ्रेशर्स हो वैसे, आई मीन। No, I have a job experience around 1.5 years. Basically, I Working. सॉरी, नहीं, मैंने एक अटेम्प्ट दिया हुआ है। यही वाला 24 वाला। हाँ, ओके, कोई सेक्शन फंस गया था। मैं खुद से प्रेप करके गई थी। अच्छा, तो ओके, मेरा मैथ्स तो मेरी बहुत वीक है, तो उसके चक्कर में मेरा मैथ्स बहुत बेकार चला गया। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। नहीं यार, विल कम टू दैट, आता हूँ। तो यू आर फ्रेशर। Anmol actually na, she had taken a admission in local college. So she is confused whether to join for coaching this year or go for that college. अच्छा अच्छा, ओके So ओके she is ओके with a reference of Maitri actually. So she is neighbor of ओके, Maitri from Patna. गॉट, So she thinks that's why she is here for the session. So अंडरस्टूड। Radha, if you have any other doubts, so please be open to both of अगर them. वैसे कोई 1-to-1 डाउट होगा आप लास्ट में रुक सकते हो, विल ट्राई टू एड्रेस दैट, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। श्रेयांश सुहानी, फ्रेशर्स। नहीं, Yes. मेरा भी वर्क एक्सपीरियंस है, मेरा फैमिली बिजनेस में हूँ मैं, 1 ईयर हुआ अभी। ओके, सुहानी इज अ फ्रेशर। Yes, I'm fresher. I just completed my graduation. अभी ओके, भी एग्जाम पेंडिंग भी है। समझ रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है। हाँ गाइस, कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट, कोई सेक्शन वाइज डाउट आ रहा हो? क्वांट ही मिस किया हमने, वर्बल और डीएलआर तो कर लिया हमने डिस्कस। क्वांट लग रहा है स्ट्रॉन्ग है सबका। वही क्वांट में आप कैसे करते हो, मतलब जैसे स्टार्टिंग से ही एक ही क्वेश्चन करके पढ़ते हो कि मतलब पहले पूरा देख के कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 फिर 2 ऐसे करके करके यार वैसे? मेरा क्वांट तो देखो 3 राउंड में होता था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एक राउंड में मैंने क्वांट नहीं किया। फर्स्ट राउंड में मेरा ऐसा होता था कि आई हैव टू सॉल्व 5 से 6 क्वेश्चंस जस्ट टू मेक श्योर कि आई एम ऑन द लाइन। एंड उसी में मेरे को आइडिया लग जाता था कि पेपर आसान है या मुश्किल है, तो ताकि मैं सेकंड राउंड उस हिसाब से मोल्ड कर लूँ। तो फर्स्ट राउंड में मैंने देखा अगर क्वेश्चन हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो नेक्स्ट। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नॉट इवन पेन ही उस क्वेश्चन के लिए उठाऊंगा जिस क्वेश्चन के लिए मुझे लगेगा कि आई कैन रीच द फाइनल आंसर। नहीं तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट राउंड में अगर आपने पूरे शीट में कितने क्वेश्चंस आते हैं मैं भूल गया, टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 20, 24 22 24 ना? 22 22। हाँ, जितने भी क्वेश्चन अगर आपने उसमें से 5-6 भी निकाल लिए ना फर्स्ट राउंड में, तो दैट शुड बी गुड इनफ। सेकेंड राउंड में वो वाले क्वेश्चंस करता था मैं जिनको मैं जैसे मान लो, सो डू वन थिंग, व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, वो मार्क फॉर रिव्यू वाला बटन होता है ना एक, वो मेरा मैक्सिमम कॉन्ट में यूज होता था। तो लेट्स से आई रीड अ क्वेश्चन, इधर इट इज लेंदी और आई माइट हैव टू थिंक अबाउट इट, मैं मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट पे चला जाऊंगा। या तो क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं होगा, मैंने कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा है, मुझे बहुत टाइम लगेगा रिकॉल करने में, वो तो मैं छूता ही नहीं था। फॉर समथिंग विच आई न्यू एंड उसमें टाइम लगेगा सॉल्व करने में, उसको मार्क करके नेक्स्ट पे चलाता था। फॉर समथिंग जिसका आंसर मैं अभी विद इन 2 मिनट्स निकाल सकता हूँ, बस वही वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और पूरे 20 में से कम 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप विद इन 2 मिनट सॉल्व कर पाओगे। चाहे आप किसी भी ईयर का पेपर उठा लो, चाहे आप इवन लास्ट ईयर का जिसकी क्वांट बहुत ज्यादा मुश्किल है वो भी उठाओगे ना, एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन यू विल फाइंड विच कैन बी सॉल्व विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस ले लो फॉर एग्जाम्पल, है ना। मेरा पर्सनली अलजेब्रा फेवरेट, अरिथमेटिक फेवरेट नहीं रहा, मेरा अलजेब्रा फेवरेट रहा है। बट टाइम स्पीड डिस्टेंस लोगों को आसान लगता है, रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन लोगों को आसान लगते हैं। दो क्वेश्चन आपको पता है ना आप कर सकते हो और डेफिनेटिव आंसर पे पहुंचोगे। हद से 50 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा बट पहुंचोगे ना। दो क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कर लो, उससे क्या आएगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उससे आप क्वेश्चन भी स्किम थ्रू कर चुके हो। ठीक है, मैक्सिमम टाइम इसमें जाएगा। फिर जो मेरे मार्क्ड वाले क्वेश्चन थे आई यूज टू गो ऑन देम एंड फिर उस पर टाइम स्पेंड करता था। तो माई मैक्सिमम टाइम एंड परसेंटाइल जो बनती थी वो मेरी राउंड 2 में बनती थी। तो राउंड 1 वॉज बेसिक कि मैं एक लेवल शक्ल दिखाने लायक बन जाऊं, राउंड 2 वॉज स्कोरिंग वाला, एंड राउंड 3 पे वो क्वेश्चन देखता था जो मेरे बिल्कुल ही अभी तक टच नहीं करे, या रेड में स्किप जो दिखा रहा होता था ना, समथिंग दैट आई नॉट येट अटेम्प्टेड, फिर मैं उनको अटेम्प्ट करता था। अगेन क्वांट स्ट्रैटेजी में ना यार सबकी अलग स्ट्रैटेजी है। मेरा कभी पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का इच्छा रही नहीं क्योंकि मैं लास्ट लेट स्टार्ट किया था, द यूजुअल बहाना दैट आई गिव। बट अगेन आई डिड नॉट हैव दैट लेवरेज कि मैं सारा सिलेबस करके जाऊं। आई हैड लेफ्ट अ लॉट, बट ये था मेरा जो करूंगा ढंग से करूंगा, जो क्वेश्चन आया वो तो निकाल ही दूंगा। तो इट्स अप टू यू। अब अ लॉट ऑफ पीपल डू द एंटायर सिलेबस एंड देन पिक हाउ दे वांट टू डू इट। बट मेरे बिना उसके करें 99 कुछ बन रहा था क्वांट में, तो मुझे इतनी दिक्कत आई नहीं कभी। तो इट्स अप टू यू। आई मीन मैंने इस बार के एग्जाम में भी आई थिंक 2 गलत हुए हैं मेरे। 14 अटेम्प्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 15 अटेम्प्ट होंगे एट मैथ्स। आई डू नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन एनी एग्जाम एंड आई डोंट इवन रिकमेंड डूइंग दैट टू एनीवन, बिकॉज बिना इसके भी जो 99.5 आ रहा है क्वांट में तो क्यों करना है अटेम्प्ट। मतलब इट्स दैट वो लास्ट वाले 5 क्वेश्चन हार्डली मेक अ डिफरेंस। दे डोंट गिव यू वो वाली एज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी आ जाएगी। उतना एफर्ट आप किसी और वीक सेक्शन में लगाओगे ना अपने, वो ज्यादा रिटर्न देगा आपको। वो एक्स्ट्रा लास्ट के 5 क्वेश्चन उतना आरओआई नहीं देता जितना बाकी दे देते हैं। तो दैट इज माई ऑनेस्ट टेक। नूर कैन टेक इट। मेरे हिसाब से भी देखो, लास्ट वाले 5 क्वेश्चन छोड़ने के लिए बनाए होते हैं, वो आपको टेस्ट करने के लिए बनाए होते हैं कि आप किस टाइप का दिमाग है आपका, आप अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को छोड़ पाते हो या लगे रहते हो और जो सॉल्वेबल है वो नहीं कर रहे हो। तो दैट इज द रियल मेंटल टेस्ट। तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा था ये सीखने में शुरू में मतलब मेरे फेवरेट टॉपिक्स गलत वाले होते थे सारे, ये प्रोबेबिलिटी, पीएनसी मुझे बहुत पसंद है। और रियल लाइफ में कोई टाइम लिमिट नहीं होती ना, आप कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, नहीं आ रहा सही आंसर, इट्स लाइक अ पजल, ठीक है, मजा आता है। पर कैट में छोड़ने होते हैं क्वेश्चंस यूजुअली, मतलब मैंने पीवाईक्यूज भी इतने देखे, रेयरली ही कोई एक ऐसा क्वेश्चन था जो पेपर में करने लायक था। बाद में बन जाता है बट पेपर में, क्योंकि चांसेस आर कि आप निकाल भी लोगे ना, बहुत हाई चांसेस है कि आपका आंसर गलत आएगा, स्पेशली अगर डीटा है तो इसलिए वही कि यू शुड नो विच टॉपिक्स टू अवॉइड। तो वो आप पास्ट पेपर्स का पैटर्न अंडरस्टैंड करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि किस टॉपिक में से जनरली आसान क्वेश्चन आते हैं और कौन से में मुश्किल आते हैं। जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री कैन गो बोथ वेज। कुछ क्वेश्चन इतने आसान होते हैं ज्योमेट्री के, बट जस्ट बिकॉज आपको ज्योमेट्री से डर लगता है तो आप वो क्वेश्चन देखोगे ही नहीं, छोड़ दोगे।
पर ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप मतलब लिटरली इट इज सो इजी टू आंसर दोस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। तो वो आप प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ आएगा, यू विल आल्सो अंडरस्टैंड कि कौन से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को हाथ ही नहीं लगाना। मुझे बहुत पसंद है ज्योमेट्री, तो मैं फिर गलत क्वेश्चंस को उठाती थी जो नहीं करने चाहिए। ये मॉक्स में मैंने ना सारी चीजें सीखी है कि कौन से क्वेश्चंस को नहीं, हाथ ही नहीं लगाना। तो अपने वो बेसिकली मन के खिलाफ जाके करना है तुम्हें। तो फिर उसमें समझ आया कि अच्छा, अरिथमेटिक के टॉपिक्स बहुत आसान है, ये वाले करने हैं, चाहे इंटरेस्टिंग ज्यादा दूसरा लग रहा है। तो वो सब आप वही, एंड मेरा भी वही राउंड्स में होता था। तो फर्स्ट राउंड में मेरा टारगेट रहता था कि विद इन लाइक 10-15 मिनट्स मेरा सारा पेपर स्कैन हो जाना चाहिए। एटलीस्ट 20 मिनट मार्क पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए पेपर का जिसको मैंने देखा नहीं है, असेस नहीं किया है। तो अब मतलब उसमें टारगेट ऐसा होता था कि 10 मिनट में आई हैव टू स्किम थ्रू द पेपर। पर वही, अगर कोई बहुत ही ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट टाइप क्वेश्चन है कि ये तो 1 मिनट या 2 मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा, उसको मैं कर लूंगी। पर 20 मिनट्स तक पूरा पेपर स्किम होना चाहिए, एंड उसमें वही जैसे अनमोल ने बोला था वैसा होना चाहिए आपका कि कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना है और कौन से को हाथ ही नहीं लगाना बिल्कुल भी। तो अब फर्स्ट राउंड में यू डन द इजी क्वेश्चन, सेकंड राउंड में आप जो डुएबल वाले थे वो कर लोगे। अब थर्ड राउंड में जो बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाना, उसकी बजाय मेरे वो छूट जाते थे जिनमें मैं अटक जाती थी। ये क्वेश्चन बन जाएगा पर अटक रहा है, किसी पॉइंट पे अटक रहा है, या तो मैं सोच नहीं पा रही हूँ फॉर वॉट एवर रीजन, या आंसर में गलती हो गई, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है कुछ, पर मुझे पता है निकल जाएगा। तो मेरे वो क्वेश्चंस राउंड 3 में होते थे। तो क्योंकि अब मेरे पास ऐसे खाली दिमाग है, आराम से आई कैन फिगर आउट जहां पे भी मैं अटकी थी। तो मेरा ऐसा होता था, तो मेरा टारगेट वही सेम रहता था, 15-14-15 क्वेश्चंस करने हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि मेरा वर्बल थोड़ा अनएक्सपेक्टेड गया था एक्चुअल एग्जाम में, आई वाज लाइक कि उतने कॉन्फिडेंस में नहीं थी मैं वर्बल को लेके। तो जब मेरा डीएलआर एंड क्वांट आया, आई वाज लाइक कि मैं वर्बल पे उतना रिलाई नहीं कर सकती, यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान से करने हैं मेरे को ये दोनों सेक्शंस। तो मेरा तो काफी फनी हो गया था, स्ट्रेंज हो गया था। तो मेरे डीएलआर अकाउंट में 100% एक्यूरेसी है। मैंने जो किया है एक एक क्वेश्चन सही है, मतलब आई यूज टू डबल चेक, मतलब सॉल्व करके ना, क्योंकि दिमाग में थोड़ा ऐसा स्ट्रेस था कि यार वर्बल पता नहीं कैसा गया। तो एक क्वेश्चन किया, उसको डबल चेक किया, फिर मार्क किया, एक दूसरा क्वेश्चन ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने डीएलआर में 11 अटेम्प्ट किए थे, सारे सही। एक दो तुक्के मारे थे डीटा वाले, वो इग्नोर करो, बट वो सारे सही। एंड क्वांट में मैंने 13 किए थे, वो भी सारे सही, एक दो टीटा एक्स्ट्रा तुक्के मारे थे। तो एवरी सिंगल क्वेश्चन है डबल चेक। तो ऐसा था मेरा। तो मेरा मतलब एक दो छूट गए थे फिर भी जो अटक गए थे मेरे, बट या दैट्स व्हाट वर्क फॉर मी। आई रिमेम्बर, जैसे वो कह रही थी ना स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी वाला, तो आई रिमेम्बर हमारा कैट का एग्जाम से एक हफ्ते पहले ना सर एक शीट लेके आए थे प्रोबेबिलिटी की। उसमें सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे, तो सर ने करवाना स्टार्ट किया। सर टाइम के साथ करवा रहे थे बिकॉज एक हफ्ते बाद तो कैट का एग्जाम ही था, ठीक है। हम सारे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, पहले 10 क्वेश्चन में किसी के 6 से ऊपर ठीक नहीं है, और हम सारे स्ट्रेस्ड हैं कि यार ये अगले हफ्ते पेपर है हमारा और हमारी प्रोबेबिलिटी ठीक नहीं है। तो हमने सर से पूछा कि इतने मुश्किल क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? सर कह रहे पीवाईक्यूज हैं। तो आई मीन टिल देन वी वर नॉट एबल टू फिगर आउट कि हमें ये छोड़ना है और ये नहीं करना है एग्जाम में। तो वो सद्बुद्धि आने में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो आई थिंक तभी पीवाईक्यूज करो, दी पीवाईक्यूज अर्ली, अच्छे से करो। जितना जल्दी आ जाए वो सद्बुद्धि उतनी अच्छी है। और टॉपिक्स में भी जैसे मेरे एक ये भी हो गया था, कुछ इजी टॉपिक्स में भी ना कई ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे ना होते नहीं थे। जब मैं देख रही हूँ मुझे बाकी क्वेश्चन से ज्यादा टाइम लग रहा है, जैसे फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो, मेरे से ना बोट वाले क्वेश्चंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाले, पता नहीं क्यों वो मेरे आसान होते थे, सोल्यूशन देख के हो गया, और ऐसा लगता था कि मुझसे हो क्यों नहीं रहा है। बट वो मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट करते थे, मतलब 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो गया तो खराब है, राइट। तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का तो एंड पे जो मैंने लास्ट के मॉक्स किए थे कुछ दो तीन, उनमें तो मैंने ये डिसाइड ही कर लिया था कि बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स को राउंड 3, राउंड 2 भी नहीं, राउंड 3 चाहे आसान भी है, क्योंकि फॉर वट एवर रीजन अटक रहे थे। तो बी ओके विद इट, इट्स ओके अगर कोई टॉपिक आपको आसान लग रहा था पर आपका नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो, हमें बस नंबर मैक्सिमाइज करने हैं जैसे भी हो रहे हैं। तो दैट शुड बी योर टारगेट। एक और चीज़ रिकमेंड मैं करूंगा इस, जब भी आप एक पेपर सॉल्व करो ना, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 10-15 पेपर्स में आपको एक काम करना पड़ेगा इस, यू गेट अ मेंटोर फॉर योर सेल्फ। चाहे वो सोनी सर हैं, चाहे वो कोई दूसरा बंदा है जो सीनियर है, चाहे हम लोगों में से कोई है, या सर ने कोई मेंटोर असाइन करा है, जहाँ से भी आपको मिलता है उसको अपना पेपर दिखाओ, जस्ट लॉग इन करो, उसे दिखाओ। क्योंकि क्या होगा ना, आप लोगों को पैटर्न रिकग्नाइज करने में टाइम लगेगा, फॉर समबडी इज ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट जर्नी उसको ईजी होता है पैटर्न। जैसे मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैंने क्योंकि सितंबर में ज्वाइन किया था, अब मुझे ये था कि मुझे
ब्लैक से नीचे नहीं जाना, क्योंकि सीटीसी कंस्ट्रेंट्स है ना, पुराना सीटीसी मेरा इतना था कि मैं बोलूँ कि नहीं मेरे को दोबारा वारा नहीं खाएगा ना, इट इज़ नॉट रेलेवेंट कि अगर मैं नीचे जाऊँ कहीं पे। ठीक है। तो अब मेरा ना, मैंने पहले तीसरा चौथा टेस्ट दिया और आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड कि यार मार्क्स तो बन नहीं रहे हैं। सोनी सर के पास गया था मैं, एंड आई विल टेल यू, ही सैट डाउन विद एवरी क्वेश्चन एंड द इनसाइट्स ही टोल्ड मी ना, वो मैं कभी नहीं निकाल पाता। यार तूने इसमें टाइम ज़्यादा लिया, कि तू इसमें कम टाइम लेता तो शायद ये वाला कर सकता था, तेरा तो ये भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, लाइक यू गेट दैट। तो या तो कोई मेंटोर ऐसा पकड़ लो, अगर सर के पास टाइम नहीं है तो सीनियर में से कोई उठा लो। आसपास के बच्चे उठाओगे तो वो मजाक भी उड़ा सकते हैं, भाई तेरे से ये नहीं बना, ये तो आसान था। बट वेन यू पिक अप अ सीनियर, हमारे में से किससे रीच आउट कर लिया, हिमानी मैम को बोल दिया कि कोई किससे कनेक्ट करवा दे, शर्माने की जरूरत नहीं है। सोनी सर के वहां पे मैंने देखा शर्म तो लेके जानी नहीं चाहिए। वेन एवर आई हैड टू टॉक टू अ सीनियर, आई यूज्ड टू जस्ट पिंग हिमानी मैम, मैम के सीनियर से कनेक्ट करवा दो, मुझे ये डाउट आ रहा है इस टॉपिक में। शी यूज टू बी वेरी जनरस। हमारे सीनियर्स भी अच्छे हैं जो भी कनेक्टेड है ना, इवन हमारे सीनियर्स तो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है। तो ना वो कम्युनिटी रहती है आपके साथ में, उसे दिखाओ, इट विल जेन्युइनली हेल्प यू। मैं बता रहा हूँ, इतना अच्छा स्कोर इंप्रूवमेंट आती है ना, शायद आप खुद बैठोगे करने के लिए, आपको वो 10 टेस्ट के बाद होगी जो आपके 2 टेस्ट के बाद हो जाएगी ऐसे करने से। हम लोग तो साथ में मॉक्स भी सॉल्व करते थे, इवन मॉक सॉल्विंग के टाइम पे तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू इट अमंग योरसेल्व्स बिकॉज वी वोंट बी देयर, बट सॉल्व मॉक्स इन ग्रुप्स। जब आप एक क्लास ज्वाइन करते हो ना, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर कि यार ठीक है मुझे एक रिसोर्स मिल गया, मटेरियल तो बहुत पड़ा है इंटरनेट पे। इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू योर सॉल्व मॉक्स। 4 लोग बैठ गए मॉक सॉल्व करने लगे, हमने आधी वर्बल तो नूर से सीखी है, बाकी बच्चों ने हमारे बैच के, है ना। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स, है ना। तो वो कोई दूसरा बच्चा बताएगा ना, तो दैट वो एंगल इजी होता है। क्वांट की कई बार कोई ट्रिक होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की जो हमारे दिमाग में नहीं आई होती है, तो वो, ऑल्दो आई वाज अ वेरी अगेंस्ट ट्रिक वाला बंदा, मैं बहुत ही लिख के सॉल्व करने वालों में से हूँ। आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल व्हेन इट केम टू मैथमेटिक्स। मेरे तो सर बोलते थे एक्स वेरिएबल छोड़ो, नहीं यूज करना, मेरे तो बिना एक्स का सॉल्व ही नहीं होता। हाँ। तो मुझे तो वेरिएबल जेई तो वाले करना दिन ही याद है ना, पड़ेगा। तो आई यूज टू फॉलो दैट जेई वाली स्ट्रेटेजी ओनली, सब वही कुछ लिख सेम। लिख के करते रहो। तो अगेन इट्स अप टू यू, इट्स अ वेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी जो सबको फॉलो करनी है। कईयों को ट्रिक्स अच्छी लगती हैं, तो वो ट्रिक बता देते हैं तो हम लिख लेते हैं, वही क्वेश्चन 4 बार आएगा तो शायद मुझे भी याद हो जाएगी ट्रिक, नहीं आया तो मैं अपने ट्रेडिशनल तरीके से तो कर ही लूंगा। तो दैट इज हाउ इट वर्क। सो कम्युनिटी इज इंपॉर्टेंट एंड डोंट नेग्लेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, था, रहूंगा, बट स्टिल आई मेड श्योर कि मैं अगर ग्रुप स्टडी मैंने कभी नहीं करी, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू। सर ने बहुत बार बोला रीसॉल्व करो, ग्रुप में बैठो, सीखो, तो मैंने नूर के बेनिफिट्स रीप नहीं करे वर्बल वाले। बट आई यूज टू ऑलवेज पिंग हिमानी मैम के सीनियर से कनेक्ट करवा दो, वन ऑन वन आई वाज वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू पीपल, बिकॉज वहाँ पे आई न्यू कि आई कैन आस्क, मैं खोल के पूछ सकता हूँ, या मेरे से ये भी नहीं बन रहा, वो भी नहीं बन रहा, यहाँ भी मेरे को दिक्कत आ रही है। तो यू डोंट नीड टू पे एक्स्ट्रा फॉर इट एंड गो आउटसाइड। लोग क्या करते हैं कि वो मेंटरशिप के नाम पे बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं आज की डेट में। अरे हमारे यहाँ पे बहुत मेंटर्स हैं, बस पिंग करो, यू शुड नो द राइट पर्सन टू कनेक्ट टू एंड यू कैन रीच आउट टू देम। दैट हेल्प्स, यू रियलाइज इट बाद में, बट दैट हेल्प्स। और इतना कोई बिजी नहीं होता कि तुम्हें 15 मिनट ना दे पाए ना, यू दे वी हैव मेनी सीनियर्स, एक बिजी होगा तो दूसरा आ जाएगा कोई ना कोई, और नथिंग लाइक इट। बताओ, और कोई क्वेश्चंस अगर मेरा है? हाँ एक हाँ डाउट था। हाँ जी, हाँ जी। तो एक्चुअली आई एम अ फ्रेशर एंड मेरा लाइक ऐसा सब्जेक्ट है कि आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इन ऑल थ्री, आई एम गुड लाइक कि ठीक ठीक हूँ तीनों सब्जेक्ट्स में, लाइक ओके। इवन वर्बल क्वांट एंड एलआर तीनों में ठीक ठीक हूँ। एंड अभी मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है करंटली कि सर करवा रहे हैं, आई एम डूइंग दैट मच, बट लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्वांट को कैसे करूँ एंड एलआर को, लाइक अगर मैं क्वांट करने लग जाती हूँ तो वो डिफिकल्ट लगता है, उसमें स्कोर नहीं आता इतना। देन इफ आई टेक एलआर, क्योंकि अब मुझे फिर टेंशन होने लग जाती है कि यार क्वांट को इतना टाइम दे दे तो एलआर को भी देना है, फिर जब उसको टाइम देने लगती हूँ तो वो भी नहीं हो पा रहा है इतने अच्छे से, एंड सेम विद वर्बल। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं अपनी तैयारी करूँ कैसे और तीनों को एक साथ कैसे स्ट्रांग बनाऊं, क्योंकि तीनों में आई एम एवरेज। परफेक्टली फाइन। देखो मोस्टली जितने बच्चे जब स्टार्ट करते हैं ना, सबका यही हाल होता है, यू डोंट नो योर स्ट्रेंथ्स, यू विल डेवलप स्ट्रेंथ स्लोली एंड स्टडीली, तो फिर एक फेवरेट बन जाता है। स्टार्टिंग में सब एवरेज रहते हैं, ठीक है, और तीनों में आना आपका इक्वल इक्वल ही रहेगा, वो इनपुट भी और आउटपुट भी। अब आते हैं कि व्हेन यू सेड कि यू आर, जब आप क्वांट कर, जो सोनी सर कह रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हो, बट आप कह रहे थे व्हेन यू स्टार्ट डूइंग क्वांट तो क्वांट मुश्किल लगता है, तो दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा दैट यू डू, या फिर वही वाला जो सोनी सर कह रहे हैं वही दोबारा करते हो तो? वही जो सर वाले समझे होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, व्हेन आई रीसॉल्व एंड री एनालाइज देम, तो तब वो चीज डिफिकल्ट लगती है। देखो, सॉल्विंग वाली चीज़ों में हमेशा जब कोई दूसरा सॉल्व करेगा वो आसान लगेगी। हम किसी से भी मैथ सीखोगे ना, चाहे कोई भी पढ़ाने बैठेगा, जब तक आप सुन रहे हो और समझ के लिख रहे हो वो आसान लगेगा, बट जब आप खुद उसको इन साइलॉस 15 दिन बाद करोगे वो हमेशा
मुश्किल लगेगी। दैट इज, किसी भी सॉल्विंग वाले सब्जेक्ट को ले लोगे ना, वो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है, बी रेगुलर, बी ऑन टाइम। जो टॉपिक जब चल रहा है ना वो तब ताज़ा होता है दिमाग में। 10 days डाउन द लाइन आई माइट नॉट रिमेंबर। वो कहते हैं ना 24 घंटे के अंदर एक बार दोबारा रिवाइज कर लो तो वो चीज़ लंबे टाइम तक टिक जाती है। इट इज़ जस्ट दैट। सो लेट्स से टुडे यू स्टडी समथिंग एंड यू कम एंड रिवाइज दैट टुडे, इट इज़ वेरी हाईली लाइकली कि आपको 10 दिन बाद वो चीज़ नहीं मुश्किल लगेगी। ए। सेकेंड, इट इज़ वेरी वैलिड कि जब मैं वीआरसी ढंग से करूंगा तो मुझे वीआरसी मुश्किल लगेगा, क्वांट ढंग से करूंगा तो क्वांट मुश्किल लगेगा, बिकॉज आई एम एक्सप्लोरिंग। आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग डिफिकल्टली लेवल वाले क्वेश्चन, आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग ईजी वाले क्वेश्चन। वहाँ पे ना क्या काम आता है इज, यू शुड नो व्हेन टू टारगेट व्हाट। आप अगर डायरेक्टली L3 से स्टार्ट कर लिया, बाई चांस मैंने क्वेश्चंस देखने स्टार्ट करे और मैं डायरेक्टली किसी मुश्किल क्वेश्चन पे स्टक कर गया, तो मेरा मोटिवेशन कभी बनेगा ही नहीं कि मैं आसान वाले क्वेश्चन भी कर पाऊँ, या मैं ऑलरेडी डिमोटिवेटेड हो चुका हूँ कि मैं आसान वाले क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा। तो ऑलवेज ट्राई टू गो इन स्टेप्स। अपने माइलस्टोन्स बनाना सीखो कि यार पहले ना मैं एक लेवल के क्वेश्चंस कर लेता हूँ। अगर मैंने ये जैसे 10 क्वेश्चंस अगर सर ने दिया शीट में, तो अगर मैं 6 भी कर लूंगा तो आई एम गुड टू गो। वो कोई भी 6 हो सकते हैं, अगर मैंने 6 कर लिए तो आई हैव टू बी हैप्पी विद माई सेल्फ कि मैं 6 कर पाया हूँ। द रेस्ट 4 आई विल स्ट्रगल विद एंड आई नो, बट आई विल बी हैप्पी कि मैं 6 कर पाया। यू डोंट गो विद द माइंडसेट कि मुझे 10 में से 10 करने हैं। जो हम एग्जाम में माइंडसेट चलाते हैं ना, वही माइंडसेट सेम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस में भी चलाना पड़ेगा। Is my take that helped me. If Noor has any points, I think she can add on. Yeah, I think you said it very well. और उसमें you also when you practice you'll understand start understanding कि कौन से topics आपके strengths and weaknesses हैं। कि quant में ऐसे तो नहीं हो सकता ना सारा quant ही आपसे नहीं हो रहा है। कुछ तो आपको doable लगेगा, कुछ तो आपको easy लगेगा, जिसमें let's say अगर आप 10 question हर topic से practice कर रहे थे, but उस topic में you were very ऐसे quickly able to reach maybe an 8 question mark या 7 question mark, बाकियों में आप 4-5 कर पा रहे थे first go में। तो दैट इज हाउ यू स्लोली बिल्ड योर इंटरेस्ट एरियाज कि ये वाले अच्छे लगते हैं, ये वाले हो जाते हैं वैसा। तो मतलब when did you start? आई स्टार्टेड लाइक इन अक्टूबर, सोनी सर के साथ ही अक्टूबर में आई टुक एडमिशन। ओके। एंड तब से लाइक तुम्हारा सारा फिर आपका हो गया है वो कवर सारा सिलेबस क्वांट का? यस, चल रहा है अभी साथ साथ। जब से फेज स्टार्ट हुआ है तो सर के साथ साथ ही सब चल रहा है, ऐसे कुछ छूट नहीं रहा है। ओके ओके, ठीक है। मतलब आई वही है यार, स्टे कंसिस्टेंट, डोंट फील डिसहार्टेंड, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है। जैसे अनमोल ने कहा सबके साथ ऐसा होता है। लाइक अगर आप क्योंकि क्वेश्चंस की डिफिकल्टी का तो कोई एंड नहीं है ना, आप कितना भी मुश्किल कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप इजी क्वेश्चंस नहीं छोड़ रहे हो। कि जो आपने देखा था ना कि ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन जैसे क्वेश्चंस की ना कम्प्लेक्सिटी होती है, सर भी आपको बताते होंगे कि एक तो होते हैं बहुत सीधा कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब सॉरी कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर वो छूट रहे दैट मीन्स यू नीड मोर प्रैक्टिस ऑन दैट। देन नेक्स्ट लेवल इज योर कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, जहाँ पे फॉर्मूले के ऊपर आपको कुछ समझ के कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में लगाना है, मे बी डबल लेयर्ड क्वेश्चन है, ट्रिपल लेयर्ड क्वेश्चन है, दोज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड वंस। तो वो अगर आपसे अभी फर्स्ट स्टेज में नहीं हो रहे हैं, इट्स ओके, फाइन। बट डायरेक्ट एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस कभी आपके छूटने नहीं चाहिए, उस लेवल की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। एंड देन यू कैन गो ऑन द नेक्स्ट लेवल जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस भी होने लग जाएं। दैट वुड बी माय टेक। ऑल्सो ना, मतलब बहुत ही कॉमन सी चीज़ है ये, बट जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो हमारे सीटीज होते हैं वो यूजुअली लेवल 0 होते हैं। आई वुड नॉट इवन क्लासीफाई देम एज लेवल 1। जो असाइनमेंट्स होते हैं आई थिंक दे आर लेवल 1। जो क्लास में क्वेश्चंस होते हैं दे आर लेवल 2। ऐसा नहीं है असाइनमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं क्लास वाले क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल है। आई आई थिंक क्लास वाले क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं, बिकॉज सर को ऐसा लगता है कि मैं खुद करवाऊंगा तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्लास क्वेश्चन आर लेवल 2, असाइनमेंट इज लेवल 1, जो सीटीज हैं वो लेवल 0। एंड आप PYQs को एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग ले सकते हो, ठीक है। तो एंड जो बूस्टर शीट है ऑब्वियसली वो लेवल 3 है हमारी, है ना। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन दैट वी फॉलो इंटरनली। तो इस क्लासिफिकेशन के साथ सॉल्व करने जाओ। हाँ, अगर सीटी में भी दिक्कत आ रही है तो देन आई डू बिलीव कि आपको थोड़ा सा बेसिक्स पे जाना चाहिए, फिर एनसीईआरटीज पे जंप कर जाएंगे हम। देर इज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग, बट हमें ना एग्जैक्ट प्रॉब्लम पे जाना पड़ेगा एक बार। जैसे आपने बोला कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो ना, तो किसी को क्वेश्चन, वही मैं बता रहा था, मेंटर्स का काम वहीं पे है। आप ना वो क्वेश्चंस दिखाओ, हमारे पास ले आओ क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल कि यार ये वाले 5 क्वेश्चंस नहीं हुए थे, ये वाले 5 हो गए थे। अब मुझे पता है कि वो वाले जो 5 क्वेश्चंस हैं वो लेवल 2 के हैं कि लेवल 1 के हैं, कि हाउ डू आई क्लासीफाई देम, या वो मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ है ना। तो अगर अगर सीटी भी नहीं हो रहा, देन वी गो इवन एक स्टेप बिलो कि मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट करूं। और एनसीईआरटी जैसे ज्योमेट्री में सर ने रिकमेंड किया था सबको एनसीईआरटी करनी चाहिए। आई एम नॉट श्योर अगर
आप लोग अभी उस स्टेज पे आए हो नहीं आए हो, तो ही रिकमेंड अगेन कि नाइन्थ के एनसीईआरटी उठाओ और लग जाओ शुरू। बट जस्ट बिकॉज आई थिंक वी बोथ वर इंजीनियर्स, हमने वो चीज़ कभी करी नहीं, बट फॉर समबडी हु इज अ नॉन इंजीनियर उसके लिए बहुत हेल्पफुल है वो, क्योंकि सीटी तक पहुंचने के लिए भी आपको एक थोड़ा सा स्टेज तो चाहिए, है ना। तो आई थिंक यू नीड टू फिगर आउट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम पहले, फिर आप सोल्यूशन धीरे धीरे कर सकते हो। तो आई थिंक दैट इज वेयर यू नीड टू। And more, how was your attempt like in the CAT exam? Like how many questions did you attempt to? आई थिंक इतना ही था, 14 क्वांट में थे जिसमें से 12 या 13 ठीक हो गए थे। DILR वाज आल्सो, एक ही गलत हुआ था DILR में। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट अटेम्प्ट। माय फोकस वाज ऑन एक्यूरेसी, मतलब मेरे लिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट थी। वर्बल में भी ना जब आप स्टार्ट करोगे, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, एक्यूरेसी 60% से स्टार्ट होती है या 50 से स्टार्ट होती है। 10 क्वेश्चन करे 5 ठीक है, वो धीरे 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 80 तक जाएगी, देखना इट विल गो, इट गोज टिल 80। मेरी 80 के ऊपर तो नहीं जाती थी, बट इट गोज टिल 80, इट विल गो टिल 80। आपको बस टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें, इट विल गो टिल 80। वो धीरे धीरे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे उसको। आज चीज पे तो बहुत कम बनेगी, 4 में से 2 मैक्सिमम बन रहे हैं, वही है, पर इट बाकी स्टार्ट्स विद 50, इट स्टार्ट्स विद 50 ओवरऑल की, एंड देन धीरे धीरे इट विल गो टिल 80। बट फोकस ऑन एक्यूरेसी इज इक्वली इंपॉर्टेंट है। आई कांट जस्ट कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड नो कि वो गलत हो गए, कि उस दिन ना किस्मत कैसे चलेगी पता नहीं। इफ आई नो दैट आई एम एक्यूरेट, तो इवन इफ आई सॉल्व लेस, आई नो कि मैं ठीक कर रहा हूँ। आई थिंक सुहानी कुछ पूछ रही थी पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या जब मैं मतलब क्लास टेस्ट के या बाद के मतलब जो सर आरसीज देते हैं एज असाइनमेंट्स या लाइक दैट, तो जब मैं करती हूँ तो कभी कभार तो बहुत सही आरसी हो जाता है कि हाँ अच्छे से समझ आ गया और हो गया। कभी कभी तो ऐसा मतलब अब रिसेंटली जैसे मैंने आरसी की है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी एक लाइन कुछ भी समझ में नहीं आया। लाइक 3-4 आरसीज थे पूरे टेस्ट में, तो एक भी आरसी मतलब सेटिस्फेक्टरी नहीं लगा कि हाँ आपने ढंग से किया है, कि हाँ मतलब सेटिस्फाई हो गया। सो देखो मतलब वैसे भी मेरा वर्बल डाउन बहुत ही वीक है, मैं मतलब कह सकती हूँ। तो देखो मैं बताता हूँ, जब भी आप ये वाले आरसी प्रैक्टिस वाले कर रहे हो ना, तो ऐसा हो सकता है कि हमने जो आरसी पिक किया वो मुश्किल वाले थे, वो कभी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि चारों चारों आरसी मुश्किल आएंगे। ए एग्जाम इज अ वेरी बैलेंस्ड एग्जाम, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, इतना वो नहीं करना, यू डोंट डिमोटिवेट योर सेल्फ बेसिस जो आप अभी कर रहे हो। ऑलवेज थिंक कि अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, बट एग्जाम में 4 में से एक आरसी तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, सबसे बनेगा। एक नहीं तो 2 ही बन जाते हैं मेरे हिसाब से तो, ठीक है। कमिंग टू, अगर अभी आरसी नहीं बन रहा ना, तो उसके 2-3 रीजंस हैं। पहले तो रीजन आइडेंटिफाई कर लो क्यों नहीं बन रहा। क्या आप आरसी समझ पाए, क्वेश्चन नहीं बने, इज वन। क्या आपको आरसी समझ में नहीं आया, इज टू। क्या आपको यही नहीं समझ में आया कि उसका मेन आइडिया क्या है। तो हर आरसी का ना एक मेन आइडिया होता है, इनफैक्ट हर पैराग्राफ का एक मेन आइडिया होता है। बट इवन इफ यू स्किप दैट मेन आइडिया, अगर आपको एटलीस्ट आरसी का मेन आइडिया पता लगना चाहिए, क्या वो एक्यूरेटली पता कर पाया आप। 3, ठीक है। तो इन 3 स्टेजेस पे, या चौथा था कि आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। पहले तो आपको ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब लेट्स से आपने बोला कि मुझे क्वेश्चंस नहीं समझ में आए बट मुझे आरसी समझ में आया, उस केस में आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल कि चारों के चारों ना हो, एटलीस्ट 4 में से एक क्वेश्चन तो सही होता ही होता है। मान लिया मैंने 3 गलत हो गए, मेरे नहीं को यार, आरसी ही समझ में आता कि वो मतलब क्वाइट अच्छे से कहना क्या चाह क्वाइट रहा। पॉसिबल। वर्ड आरसी समझ नहीं आ रहा मोस्टली ना, वर्ड आई आई मोस्टली वर्ड मतलब ऐसे होते हैं कि गेस करना भी मुश्किल हो जाता है कि लाइन में इसका क्या बैठ रहा है, मीनिंग क्या, जैसे आपने बोला कि इंट्यूशन। अग्रीड, बहुत इजी है। उसके लिए डू वन थिंग, स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चंस पहले। जो आरसी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ना, उसमें क्वेश्चंस पहले पढ़ना हेल्प्स। उससे एक हिंट लग जाता है कि क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहे हैं, तो ये आरसी यही पूछना चाह रहा होगा। देखो इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली कि आरसी में जो मोस्ट नॉन अनइम्पॉर्टेंट चीज़ होगी ना, वो क्वेश्चन में पूछी हो। क्वेश्चंस वुड रिवॉल्व अराउंड मेन आइडिया, क्वेश्चंस विल रिवॉल्व अराउंड इंट्यूशन, क्वेश्चंस विल रिवॉल्व अराउंड कि आरसी का आइडिया क्या है। तो जब आरसी समझ नहीं आए, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए। आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चंस किस बारे में बात कर सकते हैं या आरसी किस बारे में बात कर रहा होगा। फिर आरसी पढ़ के देखो, शायद उससे थोड़ी एक्यूरेसी इंप्रूव हो। थर्ड, अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, ना आरसी समझ में आ रहे ना क्वेश्चन समझ में आ रहे, ठीक है, either if you have an option to skip that RC, skip that RC, but if still you want to do that RC, ट्राई ब्रेकिंग डाउन इनटू लाइंस। जो सेंटेंस समझ में आ रहा है ना, बस उसको समझ के रख लो, जो नहीं समझ में आ रहा उसे स्किप कर दो। फिर थर्ड सेंटेंस देख लो, वो समझ में आ रहा है तो इट इज ओके। ट्राई टू मेक अ सिनर्जी, कोई कहानी बन रही है नहीं बन रही। जो यूजुअली क्या होता है ना, हम लोग जो मुश्किल सेंटेंस होता है उस पर इतना फंस जाते हैं दैट वी स्टॉप कि हम आगे कुछ सोच ही पाएंगे। यूजुअली क्या होता है, उसको हटा दें तो भी आरसी की कहानी सिनर्जी में बन जाती है, ठीक है। ट्राई यूजिंग दैट कि अगर जो मुश्किल वर्ड या मुश्किल सेंटेंस जो मुझे नहीं समझ में आ रहा ना, मैं उसे एक बार के लिए इग्नोर कर देता हूँ, मान लेता हूँ कि कुछ होगा,
मान लो कुछ, अज्यूम कर लो, जैसे हम कहते हैं ना मैथ्स में हम लेट कर लेते हैं एक्स, अज्यूम कर लो कुछ होगा और आगे पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अज्यूम कर लो कि ऑथर ये कहना चाह रहा था, नेक्स्ट लाइन पे ये लिखा हुआ है। अगर वो सही रहा तो पता लग गया, अगर कॉन्ट्री अगर उसका कॉन्ट्री कुछ आ गया तो वो भी मुझे पता लग गया कि नहीं, जो मैंने अज्यूम किया था वो गलत है। तो दैट इज हाउ आई थिंक, बाकी आई थिंक नूर कैन ऐड ऑन बेटर। आई वुड रिकमेंड, अगर जैसे वर्ड्स वाला इशू आ रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है या लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही है, तो आपकी रीडिंग बढ़नी चाहिए। मतलब आप रीड कर रहे हो जो बुक्स सर ने रेकमेंड करी है सारी, वो लिस्ट। अभी तो नहीं, मतलब अभी जस्ट मैंने 1 मंथ ही हुआ है, आप कह सकते हो कि ज्वाइन मतलब किए हुए बैच को। तो उसके बाद जस्ट हमारे एग्जाम आ गए ग्रेजुएशन, तो अभी तो नहीं, बट हाँ अभी स्टार्ट कर रही हूँ। लाइक न्यूज़पेपर हाँ। मैंने पहले कभी भी रीडिंग नहीं की है, ओके। मतलब रीडिंग हैबिट नहीं रही है मेरी बिल्कुल भी। मतलब मेक श्योर न्यूज़पेपर तो आप एवरी डे पढ़ो, उसमें जो एडिटोरियल्स है राइट, वो 3 आर्टिकल्स हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे बुक का कई बार ऐसा होता है क्योंकि वो स्टोरी है या कोई भी जॉनर है, तो इट इज पॉसिबल कि आपको थोड़ा एफर्ट लगे उसको समझने में या रिलेट करने में, राइट। बट आपके जो एडिटोरियल के आर्टिकल्स होंगे वो आपके डेली इवेंट्स, देखा आप न्यूज में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड होगा, आपको कॉन्टेक्स्ट पता है क्या है, फिर आप पढ़ोगे उसको, आपको समझ आएगा। जैसे कई आर्टिकल होगा कोई जिसमें वो ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा है किसी चीज को, ठीक है, किसी में वो किसी चीज की तारीफ कर रहा है, किसी में वो मॉक कर रहा हो सकता है, मजाक उड़ा रहा है, सार्केस्टिकली कुछ बोल रहा है। तो ऐसे जो एडिटोरियल्स होंगे आप पढ़ोगे ना, उसमें आपको अलग अलग टोन समझ आएगी कि स्टाइल क्या होता है लोगों का बात कहने का। एंड दैट रियली हेल्प्स, बिकॉज आपके जो फाइनल आरसीज जो आएंगे मोस्टली वो किसी आर्टिकल में से उठाए होंगे या किसी जर्नल में से उठाए होंगे। तो वहां पे जनरली ऐसी टोन्स यूज होती हैं, या तो ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा होगा या फॉर होगा, अगेंस्ट होगा, या वही कि सार्केस्टिकली कुछ बोल रहा होगा, सेटायरिकल होता है। तो ये सारी चीजें, दैट्स वेयर एडिटोरियल्स रियली हेल्प। तो अभी आप एडिटोरियल से स्टार्ट करो, मेक श्योर आप 3 आर्टिकल तो पढ़ रहे हो रोज के रोज। एंड कॉपी तो आप बनाओ, कॉपी बनाओ, मेक हाईलाइट करो जो वर्ड्स आपको मुश्किल लग रहे हैं, जो आपने पहली बार पढ़े, ठीक है, उनका मीनिंग लिखो। एंड उसको रिवाइज करते रहो कि कौन से वर्ड्स आपने सीखे थे, एंड वो वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ, राइट। वो पूरा सेंटेंस आपको हेल्प करेगा समझने में कि इस वर्ड का मीनिंग तो अलग है, पर इसको यूज करते हैं तो फिर ये वर्ड का मीनिंग क्या निकला, या किस तरह से यूज हुआ, या फिर ये वर्ड यहाँ पे क्यों यूज हुआ। तो वो ना आपको ऐसे स्क्रैच से आपको वो कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड करेगा। एंड नॉवेल्स तो यू डेफिनेटली कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग रेगुलरली, बट आर्टिकल्स आपको आई थिंक हेल्प करेंगे ज्यादा, बिकॉज वहां पे आपको कॉन्टेक्स्ट पता है कि क्यों ये ऑथर बात कर रहा है, बिकॉज दुनिया में ये हुआ था इसलिए ये बात हो रही है। तो वहां से आपकी ना आरसी को समझने की, मतलब आई थिंक बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको उस चीज से। तो बी रेगुलर विद दैट। एक और थोड़ा सा मेरा डिफरेंट टेक है इस पे। ठीक है, रीडिंग विल हेल्प यू अलॉट, बट देन ना मेरे हिसाब से मुझे दिक्कत क्या आई थी आरसीज में, इज माई रीडिंग वाज ओके। आई डिड नॉट यूज टू रीड न्यूज़पेपर्स वगैरह, बट जस्ट बिकॉज मैंने काम किया हुआ था तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती थी, तो रीडिंग वाज फाइन। बट आरसीज वर मोर ऑफ इंट्यूशन बेस्ड। मेरे साथ दिक्कत क्या आती थी कि मैं पढ़ के भी गलत चीज़ इंटरप्रेट कर लेता था बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, अरे ये तो यही कह रहा है ना। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई यूज टू डाउट माई सेल्फ कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो रीडिंग इज गुड, वो आपको करना ही करना है, बट सप्लीमेंट इट विद इंट्यूटिव थिंकिंग ऑल्सो, कि मैंने पढ़ लिया बट वो कहना क्या चाहता है। आई एम श्योर स्टार्ट करते हुए 80% ऑफ द टाइम इट विल बी रॉन्ग, बट धीरे धीरे योर एक्यूरेसी विल इम्प्रूव। वो कैसे एंड होता है मुझे नहीं पता। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आरसीज इन ग्रुप्स। आपका ग्रुप बना होगा राइट कोई तो, ऐसे यस। सर ने बनाया Yes, होगा, yes, हाँ। धन्यवाद है। तो आप लोग ना रोज अपने ग्रुप पे बी द वन मैसेजेस करो रोज, ठीक है। हर ग्रुप में एक बंदा ऐसे चाहिए होता है, तो फिर एक दो भी उसके साथ लग जाते हैं ना, तो फिर शाम को एक स्लॉट बन जाता है कि इस टाइम पे बैठ के हम सब ने ये डिस्कस करना है। तो वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एटलीस्ट 2 लोग तो होंगे आपके ग्रुप में जो ये करना चाहते होंगे, राइट। उनको चाहिए होगा कि कोई करे। तो ग्रुप पे तंग करना शुरू करो, सबको फोन कर करके बुलाओ, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जिस जो भी टाइम सबके लिए सूटेबल है, बैठ के साथ में कुछ सॉल्व करो। हम लोग उस टाइम पे सर ने आर्टिकल्स देने शुरू कर दिए थे जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरा ग्रुप तो काफी सही था। तो वो सब ऑलरेडी मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो डिस्कस करते ही थे। तो व्हेन आई ज्वाइन तो वो लोग, मेरा जैसे ऑफिस होता था तो मुझे भी परेशान कर करके, कोई बात नहीं, आधा घंटा निकाल लो, 1 घंटा निकाल लो, करना है करना है करना है। तो फिर मैं भी टाइम निकाल के पहुंच जाती थी। तो हम लोग रोज सर आर्टिकल्स देते थे कि चलो आज ये आर्टिकल पढ़ा, डिस्कस कर लिया। बट उसके अलावा हम खुद से क्या करते थे, आरसीज ढूंढ ढूंढ के ना, तो ग्रुप पे 2 आरसीज भेज देते थे। कोई कभी कोई भेज देगा, कभी कोई भेज देगा। एंड वो आरसीज हम सॉल्व करके आएंगे,
एंड देन हम आधा घंटा पौना घंटा डिस्कस करेंगे, आंसर्स वहीं पे बताएंगे। तो जिसका भी जो सही हुआ गलत हुआ, बेसिकली जिसका सही हुआ वो बताएगा कि उसने क्या सोच के सही मार्क किया, क्योंकि वो हो सकता है ना बाकियों के लिए अनइमेजिनेबल हो कि यार ये तो इसका तो बहुत ऑब्वियसली ये आंसर था, फिर तुमने कैसे सही किया। फिर वो बताएंगे कि हाँ मैंने ये सोच के सही किया, फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी थिंकिंग में क्या गैप था, तुमने क्यों गलत समझा या क्या तुम बेटर समझ सकते थे। कोई तुम्हारा सही होगा, किसी और का गलत होगा। तो मेक दैट हैबिट कि आप रोज कर रहे हो, बिकॉज जो अनमोल जैसे बोला ना उसने कि आपको इंट्यूशन बिल्ड करना है, आप जो सोच रहे हो आप सही सोच रहे हो या नहीं, वो क्रॉस चेक करने से भी उसमें बहुत हेल्प होती है। लाइक इवन दो मतलब ठीक है मैं रीड करती थी बुक्स, बट आरसी की प्रैक्टिस तो मेरी भी नहीं थी ना, दिस वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था कि मैं उन प्रैक्टिस सेशंस में मैंने कुछ और ही सोच के मार्क कर दिया, बट किसी को मुझसे बेटर समझ आ गया, तो लाइक अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो मेक दैट हैबिट, खींचो अपने ग्रुप वालों को, बैठ के रोज सॉल्व करो, और ये तुम्हें मॉक्स में भी बहुत हेल्प करेगा। Okay, thank you. Any further more queries, dear students? Shreya, Anuradha, Suhani, Gagan. So I hope we have taken a lot of time of Noor and Anmol. So we hope to take on all the insights by both of them, right? So maybe like I would suggest, there is a, I believe in a small traditional thing, maybe all will agree with me. Like, whenever with whomever we are interacting, so we should make a short points in the format of a short diary kind of thing. So whenever something goes wrong or something goes right, so we can, rewind or, recap kind of thing. अच्छा उन्होंने ये चीज़ बताई थी, उनकी तरह से गलत हुआ तो I think, we can work upon the same thing. बिकॉज आई एक्सपेक्ट जो मिस्टेक्स इन्होंने किया, ठीक है अच्छी चीज़ें तो हुई हैं, दैट्स वाई देर एबल टू गेट 99%, लेकिन फिर भी वो जो थोड़ा सा 0.8% का डिफरेंस रहा, ठीक है, या 0.3% का डिफरेंस रहा, तो वो चीज़ को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली थ्रू द वेबिनार वी शुड बी टारगेटिंग 99 समथिंग, बट वो चीज़ गैप जो है दैट इज बेसिकली आई फील इट्स अ मोर alluring kind of thing of the webinar, right? चलिए, thank you so much Anmol, Noor, for your valuable time. So I hope all the students meet the expectations which you have, and we expect that they should also be in boarding next year with the same poster, right? Our best wishes, and definitely our best wishes to you both for the new journey coming ahead with lots of learning. Thank you dear students. everyone. Thank you, all the best guys. Thanks a lot, Noor and Anmol, and sorry जो for bombarding you with so many questions. नहीं यार, जो तुम फेस कर रहे हो ना वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हैविंग अ मेंटर ऑलवेज हेल्प्स। मैं तो वही बोलता हूँ कि मटेरियल सबके पास है, मेंटर सबके पास नहीं होता। तो दैट इज वेयर द डिफरेंस लाइज। तो कभी भी रीच आउट करना हो तो वी आर ओपन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिमानी मैम बैठी है, उनको मैसेज कर देना। इवन कुछ 1-to-1 होगा तो कोई पूछ सकता है, अगर बाद में वेट करना है तो। अदरवाइज आई थिंक यू कैन लीव। Thank you. थैंक यू। Thank you. Thank you. Excuse me, ma'am. Suhani. Ma'am, पिछले